हमारा हीरो एलेक्स के साथ एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ है। जो भी चीज एलेक्स टच करता है, चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान हो, वो तुरंत मारे जाते हैं। ये एक श्राप है जो उसे एक जादूगरनी ने दिया था, लेकिन क्यों दिया इसका जवाब एलेक्स के पास भी नहीं है। इस श्राप के चलते वो जैसे यमदूत बन गया हो। एलेक्स की माँ भी उससे डरने लगी। इसी वजह से उन्होंने उसे शहर से दूर एक सुनसान विला में भेज दिया, क्योंकि उनका भी मानना था कि एलेक्स अब एक मौत का दूत बन चुका है। लेकिन अब एलेक्स इस विला में अकेला नहीं है। एलिस नाम की एक मेड उसके साथ रहती है। एलिस हर रोज नए नए तरीके से एलेक्स के दिल के जज्बात जगाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे डर है कहीं अगर उसने एलिस को गलती से भी छू लिया तो वो मारी जाएगी। उसके मन में ये भी सवाल उठता है कि जब बाकी मेड उसे छोड़कर जा चुकी हैं तो एलिस क्यों अभी तक उसके साथ यहाँ रुकी हुई है। एलिस इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए एलेक्स को कुकी खिला उसे इनडायरेक्टली किस भी कर लेती है। एलेक्स को याद आता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था तब विच ने उसे ये श्राप दिया था। उसे ना तो ये याद है कि वो विच कैसी दिखाई देती थी, ना ये कि विच ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बस इतना याद है कि विच ने कहा था, ना अब तुम किसी से प्यार कर पाओगे ना कोई तुमसे, और अब से तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे। एलेक्स अपने इस श्राप को जल्दी से खत्म करना चाहता है ताकि अपनी माँ के पास लौट सके, उस माँ के पास जिसने उसे जंगल के इस बीच इस वीरान बिला में भेज दिया है। तभी गलती से एलेक्स एक पेड़ को छू लेता है और वो पेड़ तुरंत मर जाता है, जिस वजह से उस पेड़ पर लगा झूला भी गिर जाता है एलेक्स के साथ। तब एलिस जानबूझकर एलेक्स को परेशान करने के लिए उसको अपनी पैंटी दिखाने की कोशिश करती है। एलेक्स गुस्से में कहता है कि मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, अगर तुम्हारी इन हरकतों के चलते मैंने तुम्हें गलती से छू लिया तो तुम मारी जाओगी, इसलिए ये सब मत किया करो। पर एलिस को तो अपने मास्टर को परेशान करिए उनका लाजवाब रिएक्शन देखने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। एलिस एलेक्स के परिवार की ही हेडमेड की बेटी है, जिसे एलेक्स बचपन से जानता है, लेकिन वो 2 साल तक अचानक गायब हो गई थी। अगले दिन एलिस सुबह सुबह एलेक्स को उठाती है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने रात को भी कुछ ठीक से नहीं खाया था। जब एलिस उसे कम खाना खाने का कारण पूछती है तो एलेक्स बताता है कि जब से उसे ये श्राप मिला है, उसके परिवार वाले जो हमेशा उसके पास बैठकर खाना खाते थे अब उसके दूर रहकर खाना खाने लगे थे, क्योंकि उन्हें भी मुझसे डर लगता था। लेकिन अब जब से एलिस उसकी जिंदगी में वापस आई है तब से एलेक्स पहले से ज्यादा खाना खाने लगा है। इस बात के लिए वो एलिस को दिल से धन्यवाद भी देता है। बाहर जाते जाते एलिस बताती है कि मास्टर आपके बचपन के दोस्त फिलिप्स आपसे मिलने आ रहे हैं। फिर हमें एलेक्स के घर वालों का सीन दिखाया जाता है, जहां आप सभी एलेक्स की छोटी बहन वियोला को याद रखना। एलेक्स फिलिप्स से मिलने के ख्याल से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब फिलिप्स को यहाँ आने से रोका भी नहीं जा सकता। उसके मन में पुरानी यादें उभरने लगती हैं। जब विच ने उसे श्राप दिया था तब भी फिलिप्स उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट करता था। कभी स्नेक लेके एलेक्स के पीछे भागता था तो कभी कुछ और हरकतें करता था। एलिस कहती है, मास्टर आपसे मिलने फिलिप्स आ रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, और इसके लिए एक नया सूट भी लेकर आती है और कहती है आप यही मेरे सामने कपड़े बदल लीजिए। जब एलेक्स झिझक दिखाता है तो एलिस मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं पहले अपने कपड़े उतार देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स चुपचाप कपड़े पहन लेता है। फिलिप्स से मिलने के लिए एलेक्स अंदर से काफी एक्साइटेड था, क्योंकि वो उसका एक लौता दोस्त था, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि क्या वो आज भी उसका दोस्त है या नहीं। एलेक्स हमेशा अपनी कैप पहने रखता है, क्योंकि उसे अपने कर्ली बाल और डार्क सर्कल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि ये सब उसे अनुकूल बनाते हैं, लेकिन एलिस ऐसा नहीं मानती। थोड़ी देर बाद फिलिप्स अपने कुछ सर्वेंट के साथ विला पहुंचता है। फिलिप्स को बिल्कुल याद नहीं है कि वो बचपन में एलेक्स के साथ कैसा वक्त बिताया करता था। तभी फिलिप्स के सर्वेंट इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे एलेक्स कोई खतरा हो, और ये देखकर एलेक्स उदास हो जाता है। बैठक में चाय पीते वक्त एलिस फिलिप्स से पूछता है कि उसके आने का क्या रीजन है, लेकिन फिलिप्स कोई सही जवाब नहीं देता। बातों का रुख एलिस की तरफ बढ़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि एलेक्स का एक बटलर रॉब भी है, जो अभी किसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते रेस्ट पर है। घर जाने से पहले फिलिप्स रेस्ट रूम यूज करना चाहता है, जहां एलिस उसे ले जा रही होती है। वहीं फिलिप्स को लगता है कि एलेक्स ने एलिस को डरा धमका के नौकरानी बनाया है, इसलिए वो एलिस को वहां से निकालने और कहीं और नौकरी दिलवाने का ऑफर देता है। ये बातें एलेक्स भी सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। तब फिलिप्स उसे दूर हटाते हुए कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो, एक यमदूत और कुछ नहीं। फिर वो अपने यहाँ आने का असली रीजन बताता है कि एलेक्स की माँ ने उसे यहाँ उसे देखने के लिए भेजा था। उसने सुना है कि एलेक्स का छोटा भाई अब फैमिली टाइटल इनहेरिट करने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो एलेक्स की फैमिली उससे अपने सभी संबंध तोड़
देगी। जाते जाते फिलिप्स कहता है मुझे तुमसे डर लगता है पर तुम पर दया भी आती है, लेकिन अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आने वाला। इतना कुछ होने के बाद भी एलेक्स ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो उसे। फिर वो गार्डन में आके सोचता है एलिस अब तक मेरे साथ है, पर जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ क्या वो भी मुझसे प्यार करती होगी, क्योंकि मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ जो लोगों की जिंदगी लेता है और कुछ नहीं। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे अपने हाथों से एक फूल तक नहीं दे सकता। तभी एलिस कहती है फ्लावर की लैंग्वेज में मुरझाया हुआ गुलाब देने का मतलब होता है जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहने का वादा करना, और ये गिफ्ट मुझे हर गिफ्ट से ज्यादा पसंद है मास्टर, क्योंकि मुझे ये आपने दिया है। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि एलिस भी उससे प्यार करती है। एक दिन एलेक्स सोचता है अगर मैं एलिस को देखूं ही नहीं तो शायद वो मुझे अपने शरीर के हिस्सों का दिखावा करके परेशान नहीं कर पाएगी, लेकिन ये सोच भी फेल हो जाती है क्योंकि आंखें बंद होने पर भी कान तो खुले ही रहते हैं और एलिस की हरकतें तो सुनाई देती ही रहती हैं। तभी उसका पुराना बटलर रॉब भी वापस आ जाता है जिसे हमेशा कमर दर्द की समस्या रहती है। अपने बुढ़ापे की वजह से रॉब आते ही एलेक्स का शुक्रिया अदा करता है सब काम संभालने के लिए उसकी गैर हाजिरी में, और तुरंत वापस अपने रोज के कामों में लग जाता है। अब एलेक्स के पास कोई खास काम नहीं बचा, इसलिए उसके पास सिर्फ एक काम है, एलेक्स को परेशान करना। रॉब जो कि बचपन से ही एलेक्स के साथ है और वही सिर्फ एक व्यक्ति था जो श्राप लगने के बाद भी उसके साथ इस जंगल के विला में रहने आया था। इसी वजह से रॉब एलेक्स के लिए एक पिता समान बन गया है। तभी रॉब बिजली की रफ्तार से अपने सभी काम निपटा कर एलेक्स के लिए चाय बना के लाता है। ये सब देखकर एलेक्स उससे कहता है कि अब वो अकेले इतना काम ना करे क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है और इस उम्र में इतना मेहनत करना ठीक नहीं। रॉब अपने मालिक की बात मान जाता है और एलिस के साथ काम बांटने के लिए तैयार हो जाता है। रॉब एलेक्स और एलिस के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एक दिन जब एलेक्स बाहर निकलता है तो रॉब अपनी कम दिखाई और सुनाई देने की वजह से गलती से उसे एलिस समझकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स बड़ी मुश्किल से बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब असली एलिस सामने आती है तो रॉब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये देखकर एलेक्स के मन में ये सवाल उठता है, जो बटलर इतने बुढ़ापे में भी हर दिन का काम आसानी से कर लेता है उसे छोटी छोटी बातों में दिक्कत क्यों होती है। तो रॉब मुस्कुराते हुए कहता है ये काम तो मैं सालों से करता आ रहा हूँ मास्टर, इसलिए आदत बन गई है। पर मास्टर आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका बटलर बन के रहना चाहता हूँ। पर इतना कहने के बाद फिर से रॉब को कमर में दर्द होने लगता है। कुछ समय बाद एलेक्स पियानो पर एक नया सॉन्ग कंपोज कर रहा होता है। उसके मन में ये भी बात आती है कि अगर उसके परिवार ने उससे सभी रिश्ते तोड़ दिए तो कम से कम ये सॉन्ग बेचकर वो पैसे तो कमा सकता है। और दूसरी बात, इस शराब के बाद जिसका अब तक कोई हल नहीं मिला, उसके जीवन में सिर्फ पियानो बजाना ही एक सुकून भरा काम रह गया है। तभी एलिस फिर से अपने शरीर का दिखावा करके एलेक्स को परेशान करने आ जाती है। एलेक्स गुस्से में बोलता है जब तक रॉब आराम कर रहा है तुम उसके सभी काम संभाल लो और मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन जब एलिस काम में लग जाती है तो एलेक्स उसे देखता रहता है जिससे वो अपने सॉन्ग पर ध्यान नहीं दे पाता। तब वो एलिस को पास बैठाकर अपना नया कंपोज किया सॉन्ग सुना जो एलिस को बहुत अच्छा लगता है। ये सॉन्ग एलेक्स ने सिर्फ एलिस के लिए लिखा होता है, बस पहली बार अभी उसे सुना रहा होता है। फिर जब एलेक्स पियानो पर ही थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाता है तो एलेक्स चुपके से एक छोटी सी इनडायरेक्ट किस करके फिर से उसे परेशान करने लगती है। उसके बाद सीन बदलता है और वियोला पर आता है जो अपने डाइटिंग के चक्कर में बिना कुछ खाए बाहर निकलती है और अपने बटलर को कहती है कि कल किसी जगह जाने के लिए कैरेज तैयार रखना, ओके। एलेक्स सोचता है कि आज का दिन कितना शांत और अच्छा जा रहा है, पर तभी अचानक उसकी छोटी बहन वियोला बिना बताए उसके घर आ जाती है। जब एलेक्स एलिस से पूछता है कि उसने वियोला को घर के अंदर आने क्यों दिया तो एलिस कहती है वियोला आपकी बहन है मास्टर, तो मैं उन्हें अंदर आने से कैसे रोक सकती हूँ। वियोला डाइटिंग की सभी बातें भूलकर तुरंत मिठाइयों पर टूट पड़ती है और एलिस से चाय बनाने को कहती है। तभी उसकी नजर एलेक्स और एलिस के बीच बढ़ते हुए रिश्तों पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसका भाई अपनी नौकरानी से प्यार करने लगा है। इसीलिए वो एलिस को कुछ टिप देने लगती है जिसका नाम रखती है वो वियोला मेथड। इस मेथड में सिखाया जाता है कि कैसे अपनी नेगेटिव बातों को छुपाकर लोगों को अपनी पॉजिटिव चीजें दिखानी चाहिए। जैसे वियोला अपने गोल चेहरे को लंबे बालों से छुपाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वियोला मानने लगती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका भाई तो हमेशा नालायक ही रहेगा, उसे कुछ भी सिखाने का कोई मतलब नहीं है। एलेक्स बताता है कि उसकी छोटी बहन एक नॉर्मल लड़की की तरह है जिसे लव लाइफ और गॉसिप करना बहुत पसंद है,
है, लेकिन उसका ये बेकार सा व्यवहार एलेक्स से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वियोला से कहता है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर माँ को वियोला के उसके विला में आने की बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा होंगी। कुछ समय बाद वियोला के जाने का वक्त हो जाता है। जाते जाते वो कहती है, जल्दी से अपना शराब खत्म करो और सबके साथ मिलकर रहने आ जाओ घर भैया। ये सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है, लेकिन तुरंत वियोला हंसी में कह देती है, मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं लो मेरी बातों को। तभी वियोला रोब से टकरा जाती है और उसे देखकर शर्माने लगती है। ये देखकर एलेक्स को समझ आता है कि वियोला मेथड किसी काम का नहीं है और उसकी छोटी बहन को बुढ़े आदमी पसंद है। वियोला के जाने के थोड़ी देर बाद विला में पता नहीं कहां से एक काली बिल्ली आ जाती है। उस बिल्ली को देखकर एलेक्स घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसने गलती से उसे छू लिया तो बिल्ली मर जाएगी। इसीलिए वो तुरंत एलेक्स को बुलाता है, जो उस बिल्ली को संभाल लेती है। पर अचानक वो बिल्ली एलेक्स के पीछे पड़ जाती है। रास्ते में रोब भी मिलता है, जिसे बुढ़ापे की वजह से लगता है उसका मास्टर घोड़ा बन के घूम रहा है और एलेक्स की मदद करने की बजाय ये बता रही होती है कि मास्टर बिल्ली ने मेरी ड्रेस फाड़ दी। थोड़ी देर बाद सबको समझ आता है कि बिल्ली को एलेक्स का हरा पेंडेंट चाहिए था। तभी उस बिल्ली से एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए माफ कर देना। ये सब देखकर एलेक्स अपने आप को उस बिल्ली से जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था वैसे ही शायद किसी ने उस बिल्ली को भी छोड़ दिया हो। पर तभी उस बिल्ली को एक नया परिवार मिल जाता है, जैसे एलेक्स को रॉब और एलिस जैसा परिवार मिला है। रात में एलेक्स और एलिस बॉल रूम जाते हैं, जहाँ कभी एलेक्स के दादा और एलिस की माँ डांस प्रैक्टिस किया करते थे। आज एलेक्स पहली बार प्रॉपर तरीके से एलिस से पूछता है क्या वो उसके साथ डांस करेगी। बिना एक दूसरे को छूकर दोनों इतना सुंदर डांस करते हैं। बस थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि दोनों बहुत वक्त बाद डांस जो कर रहे होते हैं। डांस खत्म होने के बाद एलेक्स एलिस से पूछता है, मास्टर और सर्वेंट होने के अलावा तुम मेरे बारे में एज अ मैन क्या सोचती हो। तो एलिस बिना झिझके जवाब देती है कि मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जिससे एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह एलिस एलेक्स के बहुत करीब आकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है और बोलती है, ऐसा करना तो टाउन में बिल्कुल नॉर्मल है। एलेक्स थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर दोनों के बीच एक पूल मैच होता है, जिसमें फैसला होता है कि जो भी जीतेगा वो लूजर से अपने मन का एक काम करवा सकता है। एलेक्स को लगता है कि वो अपने फ्री टाइम में ये गेम खेलता रहता है, तो इस गेम में वो एलिस से बेहतर ही होगा। जब एलेक्स जीतने ही लगता है तो एलिस अपनी नॉटी बातों से उसे डिस्ट्रैक्ट करके फाउल करवा लेती है और पेनाल्टी शॉट लेकर मैच जीत जाती है। जीतने के बाद एलेक्स सोच में पड़ जाता है कहीं एलिस कोई अजीबो गरीब या शर्मिंदा करने वाला काम न करवा ले। लेकिन एलेक्स के अरमान जगाते हुए उसमें पानी छिड़क कर बोलती है, मास्टर आपको मेरे साथ टाउन घूमने चलना होगा और कुछ नहीं। एलिस की ये रिक्वेस्ट इसलिए होती है क्योंकि आज टाउन में एक फेस्टिवल है, जहाँ सभी लोग अलग अलग तरह के यूनिक कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। एलिस कहती है कि अगर एलेक्स ठीक से कपड़े पहने तो भीड़ में भी किसी से टकराने पर कोई मरेगा नहीं। लेकिन एलेक्स को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, पर एलिस इतने क्यूट तरीके से उससे पूछती है कि वो इनकार नहीं कर पाता। फिर दोनों टाउन के फेस्टिवल में जाते हैं। एलेक्स ने अपनी बॉडी के आसपास एक स्टील केज पहना होता है, जिससे अगर कोई उससे टकरा भी जाए तो कोई मरने नहीं वाला। वहाँ एलेक्स एलिस की ड्रेस की तारीफ करता है। एलिस का हमेशा से सपना था कि वो किसी नॉर्मल कपल की तरह अपने पार्टनर के साथ फेस्टिवल एंजॉय करने आए, लेकिन ये बात एलेक्स सुन नहीं पाता क्योंकि भीड़ के धक्के से वो गिर जाता है और लोगों के बीच खो जाता है। जब एलिस अपने मास्टर को ढूंढ रही होती है तभी उसे शैरॉन कहकर कोई बुलाता है, जो असल में उसकी माँ का नाम होता है। एलिस उस अजीब लड़की से पूछती है कि उसकी माँ को वो कैसे जानती है, लेकिन बिना कोई ठीक जवाब दिए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तब तक एलेक्स टाउन स्क्वायर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसके साथ एक रोतला बच्चा भी होता है जो अपनी माँ से खो गया होता है। अब एलेक्स को अपने साथ बच्चे की माँ को भी ढूंढना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक पियानो पर पड़ती है। पहले तो वो सबके सामने पियानो बजाने से घबराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल भाल कर इतना सुंदर पियानो बजाता है कि लोग झूम उठते हैं। एक म्यूजिशियन भी उसके सॉन्ग में रंग भर देता है। फेस्टिवल में सब लोग नाचने और गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ भी उसे वापस मिल जाती है और उसे लेके वापस चली जाती है। सिर्फ वही नहीं, एलिस भी एलेक्स के पियानो की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेती है और उसके बाद दोनों रात भर फेस्टिवल का मजा लेते हैं। अंत में दोनों वॉच टावर के ऊपर चढ़कर पूरे टाउन का नजारा देखते हैं। वहां एलिस एलेक्स को एक पुरानी लोक कथा के बारे में बताती है, द प्रिंसेस हु मैरिड द मून, जो इस टाउन की एक प्रसिद्ध फेरी टेल है। बहुत साल पहले इस जगह पर एक राजकुमारी और राजकुमार रहते थे जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा गहरा प्रेम करते थे और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली थी। पर इस बात से एक चुड़ैल को इतनी जलन
हुई कि उसने राजकुमार को अपने साथ चांद पर ले गई। तब से जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी उस दिन राजकुमारी हर साल चांद को किस भेजती है। ये कहानी सुनकर एलेक्स कहता है मुझे यकीन है कि राजकुमार भी हर साल चांद से उसे किस भेजता होगा, लेकिन फिर भी एलेक्स मानता है कि उसकी और एलिस की कहानी उस फेरी टेल के बिल्कुल उलट है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी दूर हैं और बाकी सभी लवर की तरह वो ना तो कभी डेट पर जा पाए ना ही कभी एलिस को वो गले लगा पाएगा। ये सुनकर एलेक्स को समझ आ जाता है कि डेट वाली बात एलेक्स ने सुन ली थी। तब एलिस उससे कहती है चाहे हम दोनों कभी एक दूसरे को छू ना पाए पर मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ मास्टर। विला लौटने के बाद एलेक्स को एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है जो एलिस ने लिखी होती है, अगर मास्टर आपको नींद ना आए तो आप मेरे रूम में आ जाना। जब एलेक्स उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि एलेक्स बिना कपड़ों के होती है, क्योंकि उसका एक नियम है कि घर के अंदर कपड़े ना पहनना। पर एलेक्स के कहने पर वो एक ब्लैक गाउन पहन लेती है। अंदर आने के बाद वो एक सुगंधित कैंडल जला देती है और एलेक्स के लिए चाय भी बनाती है। एलिस की बातों से एलेक्स को लगता है कि जैसे उनके बीच डाटा ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो बिना एलेक्स को छुए ये काम कैसे करेगा। पर एलिस उसके अरमानों पर पानी फेर देती है और कहती है कि उसने तो एलेक्स को यहाँ बस सोने के लिए बुलाया था और कुछ नहीं। सोने से पहले एलेक्स उससे कहता है कि कल रात वो दोनों कहीं जाएंगे साथ में। अगली रात एलिस और एलेक्स एक झील के पास जाते हैं जहाँ 10 साल में एक बार दिखने वाला मीटियोर शावर बहुत अच्छे से नजर आता है। ये जगह एलेक्स को तब मिली थी जब वो 10 साल पहले गलती से यहाँ आ गया था। उसने उस सीन को आज तक नहीं भुला पाया है और आज रात वो तय करके आया है कि मैं आज एलिस को अपने दिल की बात साफ तौर पर बता दूंगा। लेकिन तभी एलिस एलेक्स का हैट पकड़ने के चक्कर में झील में गिर जाती है। एलेक्स उसे पकड़ नहीं सकता और उस समय उसे अपने शराब पर बहुत गुस्सा आता है। तभी एलिस कहती है अगर मास्टर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे किस करो, अगर मैं किस के वक्त मारी भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। पर एलेक्स लास्ट मूवमेंट पर अपने आप को रोक लेता है, जिससे एलिस गुस्से में उसे झील में धक्का दे देती है। इन सब के चलते मीटियोर शावर खत्म हो जाता है और एलेक्स का प्रपोज करने का चांस भी चला जाता है। पर अनजाने में एलेक्स कह देता है कि वो आज रात उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। रात में आग के पास बैठकर एलिस एलेक्स से कहती है मास्टर अगले 10 साल बाद हम फिर से ये मीटियोर शावर साथ में देखने चलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एलिस हमेशा एलेक्स के साथ रहना चाहती है। अगली सुबह एलेक्स के मन में ये बात चल रही होती है कहीं कल रात उसने एलिस को किस न करके उसकी फीलिंग तो हट नहीं कर दी। पर तभी रॉब और एलिस लाइब्रेरी में एलेक्स के लिए नई डिलीवरी की बुक रखने आते हैं। वहाँ एलेक्स एलिस से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे इग्नोर करती रहती है और वो हर रोज की तरह अपनी नॉटी हरकतों से उसे परेशान भी नहीं करती। आज ये देखकर एलेक्स के मन में और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, तो आज अचानक एलेक्स उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जब एलेक्स उससे रीजन पूछता है तो एलिस कुछ नहीं बताती, जिससे एलेक्स और भी उदास हो जाता है। रॉब भी समझ नहीं पाता कि उसके मास्टर आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स को समझ आ जाता है कि शायद झील में गिरने की वजह से एलिस को ठंड लग गई है और अगर वो एलेक्स के पास आएगी तो शायद उसे भी कोल्ड ना हो जाए, इसलिए वो डिस्टेंस बना रही है। तब एलिस उसे कहता है कि अपने कमरे में जाकर रेस्ट करे और वो उसके पास बैठ जाता है, क्योंकि एलेक्स उसे नॉर्मल तरीके से तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास बैठकर मॉरल सपोर्ट तो जरूर दे सकता है। तब एलिस कहती है कि ये कोल्ड झील में गिरने की वजह से नहीं बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि रात को वो एलिस को खिड़की से सोते हुए देख रही थी, जहां से उसे ये ठंड लग गई। फिर विंटर का सीजन आ जाता है और रॉब का कहना होता है कि कल स्नोफॉल होने वाला है और सब स्नो के साथ खेल सकते हैं, लेकिन एलिस को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देता है। तब एलिस अपने हाथों से बुना हुआ लाल स्कार्फ उसे देते हुए कहती है जब तक आप ठंड में स्ट्रांग नहीं बनोगे हम दोनों स्नो में एक साथ कैसे खेल पाएंगे। रात भर तेज स्नोफॉल होता है और अगले दिन सब कुछ बर्फ से ढक जाती है। तब एलेक्स और रोब स्नो के साथ खेलने बाहर आते हैं। रोब स्नोमैन बनाने में बिजी हो जाता है और एलिस फिर से नए नए तरीके से एलेक्स को परेशान करने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों स्नो बॉल फाइट करने लगते हैं और गलती से एक स्नो बॉल रॉब को लग जाता है। रॉब गुस्से में उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन वो इतने दिनों बाद अपने मास्टर को खुश देख बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिर में सब स्नोमैन बनाकर और खेल खत्म करके विला लौट आते हैं। विला में एलिस नोटिस करती है कि उसकी माँ की दी हुई एक ईयरिंग बर्फ में गिर गई है और तेज स्नोफॉल की वजह से अब बाहर जाकर उसे ढूंढना मुश्किल है। ये बात एलेक्स छुपके सुन लेता है। रात के अंधेरे में एलिस को बिना बताए एलेक्स
उनकी ईयरिंग को बर्फ में ढूंढने जाता है, पर कुछ देर बाद ठंड और थकान के कारण एलेक्स बर्फ में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक व्हाइट बैट एलेक्स के मैंशन में रास्ता भटकते हुए आ जाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, क्योंकि वो लड़की एक विच होती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा भूखी भी होती है। तभी वो बेहोश एलेक्स के पास जाकर उसे अपना हाथ देके उठाने की कोशिश करती है। जब एलेक्स होश में आता है तो उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो यहाँ अपनी मेट की ईयरिंग ढूंढने आया है। ये सुनकर वो चुड़ैल यानी विच बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक मेट के लिए इतना सब कर रहे हो। स्प्रिंग के बाद बर्फ पिघलने पर ईयरिंग वापस मिल जाएगी, तो इतनी मेहनत नहीं करो। और अपने यहाँ आने का रीजन बताती है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से अलग हो गई है, इसलिए कुछ खाने के लिए वो उसके मैंशन तक आ गई। पर एलेक्स को तो अपनी मेड एलिस को वो ईयरिंग हर हाल में ढूंढ के देना ही है, क्योंकि वो उनमें बहुत ही प्रिटी लगती है। दूसरी बात ये है कि अगर ईयरिंग स्प्रिंग तक बर्फ में पड़ी रही तो उनमें रस्ट लग जाएगा। ये सब देख और सुनकर वो चुड़ैल अपनी फायर मैजिक यूज करके पूरे एरिया की स्नो मेल्ट करती हो और एलेक्स को ईयरिंग ढूंढ के दे देती है और अपनी असली आइडेंटिटी बताती हुए कहती है कि उसका नाम कफ है। इसके बाद एलेक्स कफ को मैंशन के अंदर ले आता है, क्योंकि उसे विच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जल्द ही ये बात सामने आती है कि कफ भी एलेक्स के ऊपर लगे कर्ज को हटा नहीं सकती। पर जब एलेक्स को ये समझ आता है कि उसका मास्टर उसकी ईयरिंग ढूंढने के लिए बर्फ में गया था, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। पर तभी कफ उसे पकड़ के वॉशरूम नहाने के लिए ले जा लेती है, जिससे एलेक्स को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि वो एलेक्स के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। नहाने के बाद कफ बहुत ज्यादा खाना खाती है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी जो थी। पर विचेस के बारे में कुछ बताने से मना कर देती है। चाहे एलेक्स उसे टॉर्चर भी करे तब भी वो कुछ नहीं बताने वाली। लेकिन तभी एलेक्स के हाथों का बनाया हुआ डेजर्ट खाती है वो, और तुरंत सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। जब एलेक्स उस विच के बारे में पूछता है जिसने उसे कर्ज दिया था, तो कफ कहती है कि उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। कफ ये भी बताती है कि सभी विचेस एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड नहीं होती। उसका एक दोस्त है जो लड़का है और लड़कों को मैजिक यूजर कहा जाता है, ना कि विचेस। कफ बताती है कि उसके और उसके दोस्त के पेरेंट्स को विच हंटर ने मार दिया, बिना ये देखे कि उनका फादर एक ह्यूमन था, ना कि कोई मैजिक यूजर। एलेक्स के ह्यूमन होने के बावजूद कफ ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो एक मास्टर होते हुए भी अपनी मेड की बहुत चिंता करता है। जैसे उसका दोस्त हमेशा उसकी हर चीज में हेल्प के साथ साथ चिंता करता है। लेकिन फिर कफ और ज्यादा बताने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गलती से भी कुछ ऐसा वो बोल दे जो नहीं बोलना चाहिए था। कफ की बातों से एलेक्स को समझ आ जाता है कि कफ अपने दोस्त को पसंद करती है। ये बात सुनते ही कफ बिना कुछ कहे व्हाइट बैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती और शर्मा के वहां से उड़ जाती है। अगले दिन एलिस को याद आता है जब वो छोटी थी तब बाकी सारे नोबल बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे, क्योंकि वो एक मेड की बेटी थी। पर एलेक्स ऐसा नहीं था। वो हमेशा उसका सपोर्ट करता था और कहता था कि एलिस तुम तो विंटर में एक स्नो फेरी जैसी लगती हो। और आज भी एलेक्स बिल्कुल नहीं बदला। वो प्रेजेंट में भी फिर से उसे स्नो फेरी बोलता है, जिससे उसे अब वाकई में प्यार हो गया है। एक दिन एलेक्स से कहते हैं तुम एक ही मेड यूनिफॉर्म पहन के रोज रोज बोर नहीं हो जाती, एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे लिए कुछ न्यू यूनिफॉर्म लेके आते हैं। पर एलिस इन सब बातों को इग्नोर करके फिर से एलेक्स को परेशान करने लगती है अपने हमेशा वाले नॉटी तरीके से। कुछ देर बाद वियोला फिर से अपने भाई से मिलने और स्वीट खाने के लिए मैंशन आती है। जैसे ही उसकी नजर रॉब पर पड़ती है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। तब एलेक्स से पूछता है तुम्हें ओल्डर लोग ही पसंद क्यों आते हैं? वियोला कहती है क्योंकि मेरे एज के लड़के तो सिर्फ बचपना करते हैं, बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते वो लोग, नल्ले कहीं के। एलेक्स कहता है पर रोब तो एक सर्वेंट है। तब वियोला गुस्से में बोल पड़ती है तो तुमने भी तो अपनी मेड से प्यार कर बैठा, उसका क्या? जब वियोला चाय और स्वीट खा रही होती है तब वो डिसाइड करती है कि देखते हैं एलिस किस टाइप की लड़की है। उसके साथ कुछ अजीब हरकतें वो करती है जिससे एलेक्स को अपनी ही बहन से जलन होने लगती है। पर वियोला उसे शांत रहने के लिए कहती है और बोलती है वहां शांति से खड़े रहो। एलिस को वियोला अपना वियोला मेथड सिखाती है जिसमें क्यूट फेस बनाना होता है। जब एलेक्स का क्यूट फेस देखता है तो उसे उससे और भी ज्यादा प्यार होने लगता है। लेकिन तभी वियोला के जाने का टाइम हो जाता है। वो रोब से प्रॉपर बात भी नहीं कर पाती। वह शर्माते हुए एक हल्का सा बाय कह के चली जाती है। कुछ दिनों बाद वियोला फिर से सिर्फ रोब से मिलने आती है। रोब से उसे पता चलता है कि एलेक्स और एलिस किचन में कप यानी विच को फिर से बुलाने के लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं। एलेक्स वियोला की हेल्प करने के लिए कहता है कि चलो ब्रेड बनाना चाहिए हमें, और डो बनाने का काम वियोला और रॉब
साथ मिलकर करेंगे। वियोला रॉब के साथ मिलकर ब्रेड बनाना एंजॉय करती है। उसे लगता है जैसे दोनों एक न्यूलीवेड कपल हों, लेकिन रॉब साफ साफ कह देता है, वियोला आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी हो। अगर मैं सही एज पर शादी कर लेता तो तुम्हारी एज की मेरी एक ग्रैंड डॉटर होती। पर इन सब बातों का वियोला मैडम पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे तो बस रॉब के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। वियोला खुश होती है देख कर कि कर्ज होने के बाद भी उसके भाई के पास उसकी केयर और सपोर्ट करने के लिए एलेक्स और रॉब जैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो ये भी बोलती है कि एलेक्स को फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, वरना उसका छोटा भाई फैमिली हेड बन जाएगा, और ये बात उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये सब सुनकर रॉब समझ जाता है कि वियोला को अपने भाई एलेक्स की बहुत चिंता होती है, लेकिन वो ये बात कभी ओपनली शो नहीं करती। इस सब के बाद वियोला के घर जाने का टाइम आता है तो रॉब उसे ओवन से निकले हुए गरम गरम फ्रेश ब्रेड भी देता है खाने के लिए। कुछ दिनों बाद एलिस आइस स्केटिंग कर रही होती है और एलेक्स उसे दूर से देख रहा होता है क्योंकि उसे खुद आइस स्केटिंग करना नहीं आता। तभी उससे वहां एक बोलने वाला सफेद ठरकी कौवा दिखता है जो असल में कफ का दोष होता है। वो कौवा एलेक्स के पास इसलिए आया है क्योंकि उसे एलेक्स से कफ की स्मेल आ रही थी, पर कौवे का पूरा ध्यान बातों पे कम एलेक्स को ताड़ने पर ज्यादा होता है। एलेक्स उस कौवे से कहता है कि कफ तो बहुत दिनों पहले हमारे विला पे आई थी, थोड़ा सा खाना खाया और फिर चली गई, अब वो कहाँ है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो क्रो अपना मैजिक यूज करके अपने रियल फॉर्म में आता है और एलिस को अपना नाम जैन बताता है। जैन कहता है कि मुझे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप करके और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती हैं, पर कफ को मेकअप करना पसंद नहीं है, इसलिए जैन थोड़ा उदास हो जाता है। फिर जैन और एलेक्स लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है, पर एलेक्स उसे साफ कह देता है कि एलिस से दूर रहे क्योंकि एलिस उसकी है। तभी एलिस अपने पॉम से कफ को बाहर निकालती है जो व्हाइट बैट फॉर्म में इतनी ठंड में नीचे में उसमें मिली थी, इसलिए उसे गर्म रखने के लिए एलिस ने उसे अपने पॉम के अंदर छुपा लिया। जैन कफ पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी और अब जाके मिली है, लेकिन ये सब बातें भूलकर कफ और एलेक्स आइस स्केटिंग सीखने की कोशिश करते हैं। जब जैन एलेक्स की ज्यादा तारीफ करता है तो कफ गुस्से में उसका फेस जला देती है। एलेक्स इन दोनों को इतना क्लोज देखकर थोड़ा जलन फील करता है। आखिर में जब कोई भी स्केटिंग ठीक से नहीं सीख तो सब मिलकर एक साथ स्केटिंग करते हैं। विला के बाहर कफ और जैन एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो एलेक्स को नेक्स्ट ब्लड मून की रात विच की गैदरिंग में ले जाएंगे जिसे विच सैबत कहा जाता है। वहाँ एलेक्स को खुद उस विच का पता लगाना होगा जिसने उसे कर्ज दिया था, और अगर कुछ गलत होता है तो जैन और कफ सब कुछ हैंडल कर लेंगे। उनके जाने के बाद एलिस क्यूट पेज बनाते हुए एलेक्स से कहती है मुझे भी अपने साथ लेके चलो विच सबाथ में, क्योंकि उसे भी उस विच से मिलना है जो उसे टाउन फेस्टिवल में मिली थी। रात में वियोला एलिस के रूम में सोने आती है क्योंकि एलेक्स ने उसे रॉब के साथ एक ही रूम में सोने से मना कर दिया था। तब वियोला और एलिस एक छोटी सी लड़कियों वाली पार्टी करती है जहाँ वियोला बताती है कि उसे रॉब पर क्रश है। एलिस भी इनडायरेक्टली कहती है कि उसे भी एलेक्स से प्यार हो गया है। वियोला कहती है कि उसकी माँ ने हमेशा उसके भाइयों को इम्पोर्टेंस दी है पर उसे हमेशा इग्नोर किया गया है, इसलिए उसे एक बड़ी सिस्टर चाहिए थी जो उसे पैम्पर करे। जब वियोला सो जाती है तो एलेक्स उसे देखने आता है। तब एलिस कहती है कि मास्टर कल से आप वियोला की बहुत ज्यादा तारीफ करना क्योंकि ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगेगा। पर अगले दिन जब एलेक्स वियोला की तारीफ करता है तो उल्टा वियोला उसका मजाक उड़ाने लगती है। एक दिन एलेक्स को ये बात पसंद नहीं आती कि एलिस सभी लोगों के सामने अपने शरीर का कोई भी हिस्सा गलती से भी दिखाए, इसलिए वो उससे कहता है कि अपनी मेड यूनिफॉर्म बदल लो। जब एलिस कुछ नए ड्रेसेस दिखाती है जो वो पहन सकती है तो एलेक्स को उनमें से कोई भी यूनिफॉर्म पसंद नहीं आता। इस पर एलिस गुस्से में बोलती है अगर ऐसी ही बात है तो कल से मैं बिना कपड़ों के सभी काम करूंगी मास्टर। अगले दिन बाहर काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से एलेक्स अपने मैंशन के एक अलग रूम में किताब पढ़ने आया होता है, पर वो देखता है कि उस रूम में हर तरफ पेड़ पौधे उग गए हैं सिर्फ 2 सर्वेंट के लिए। इतने बड़े मैंशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए एलिस और रॉब को पता नहीं चला कि उस रूम में इतने पेड़ पौधे कब उग गए। अब जो हो गया सो हो गया। एलेक्स अपने कर्ज का इस्तेमाल करके सभी प्लांट को छू के मार देता है। एलेक्स के कपड़े या जूते अगर किसी चीज को डायरेक्ट टच करते हैं तो वो सभी जिंदा चीजें मारी जाती हैं, पर अगर उसने थिक कपड़े
कपड़े पहने हो तो कोई नहीं मरता। अगर एलेक्स किसी के कपड़ों को टच करता है तो वो इंसान नहीं मरता, पर अगर गलती से भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो सामने वाला जरूर मर जाएगा। इन सब बातों से ये साबित होता है कि एलेक्स की जिंदगी अभी भी उस विच के कंट्रोल में है जिसने उसे कर्ज दिया था। तभी एलेक्स देखता है कि एलिस कुछ नीले फूलों को देखकर खुश हो रही है, तो वो उन फूलों का क्राउन बनाकर एलेक्स को देता है जो बहुत टाइम तक उसके पास रह सकता है। उससे पहले एलेक्स डिसाइड करता है कि वो विच सबात में जाकर जरूर अपने कर्ज का सॉल्यूशन ढूंढेगा और एक बार फिर अपनी माँ के पास जाकर साथ डिनर करेगा। उस रात जब एलेक्स को नींद नहीं आती तो वो यूं ही घूमते घूमते एलेक्स से टकरा जाता है जो बिना कपड़ों के नहाने आई होती है, और गलती से ब्लैक कैट उसका गाउन लेके भाग जाती है। और मेड यूनिफॉर्म अभी वॉश होने के बाद ड्राई नहीं हुई होती, इसलिए एलेक्स उसे भी पहन नहीं सकती अभी। ये सब सुनकर एलेक्स उस बिल्ली से गाउन लाने का ठान लेता है, पर एलिस जिद करती है कि वो भी साथ चलेगी क्योंकि बिना कैट को टच किए एलेक्स कैट से गाउन नहीं ले सकता। तब एलेक्स अपना कोट उतार कर एलिस को पहनने को देता है, जिससे एलिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे जाकर कुछ नोटी बातें होती हैं, पर जब उन्हें ब्लैक कैट मिलती है तो उसके पास से गाउन कटी फटी हालत में मिलता है, जिसे अब एलिस नहीं सकती। इस बात से एलिस थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि जब एलेक्स ने उसे पहली बार इस गाउन में देखा था तो उसने उसकी तारीफ की थी और अब वो गाउन खराब हो गया है। पर एलिस को समझ आता है कि ब्लैक कैट ये गाउन अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ले गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे एलिस वो गाउन कैट को दे ही देती है। वॉशरूम में आने के बाद मेड यूनिफॉर्म अब तक सूख चुकी होती है, जिससे एलिस अब पहन सकती है। वहीं पर वो एलेक्स को अपने साथ नहाने का ऑफर भी देती है, लेकिन ना चाहते हुए भी एलेक्स को वो मना करना पड़ता है। इसी तरह की सिचुएशन में एलेक्स को अपने कर्ज होने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद ब्लड मून की रात आ जाती है और जैन और कप एलेक्स को विच सबात ले जाने के लिए आते हैं। विच वर्ड जाने के नाम से ही एलेक्स काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन एलिस बिल्कुल चिल होती है। तभी कप और जैन दोनों उसके पास आते हैं और बताते हैं कि जब तक विचेस को ये पता नहीं चलता है कि तुम दोनों ह्यूमन हो तब तक कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैन विच वर्ल्ड जाने का पोर्टल खोलता है और कप दोनों को विच रोब देती है। जब तक एलेक्स और एलिस ये रोब पहने रहेंगे किसी को उनके ह्यूमन होने का पता नहीं चलेगा। जैन उन दोनों को सभी के सामने अपना भाई और बहन कहकर इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे उन दोनों के ऊपर किसी को भी शक नहीं होने वाला। रोब को भी अपने मास्टर की चिंता होती है, लेकिन एलेक्स कहता है मेरे साथ एलिस है इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। पोर्टल से विच वर्ल्ड जाके एलेक्स हर चीज से घबरा जाता है। वहां कुछ विचेस सुट्टा मार रही होती हैं। एक बच्चे के मुंह के अंदर आंखें होती हैं। थोड़ी देर बाद सब विचेस की लीडर स्केलेटन मास्क वाली विच जिसका नाम डेलेथ है सभी की अटेंडेंस लेती है। इससे पहले कि जैन एलेक्स और एलिस को अपने सिबलिंग बताता का पहले ही बोल देती है हमारे बच्चे हैं, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। कुछ समय बाद विच सबात खत्म हो जाता है, लेकिन एलेक्स को अपने कर्ज देने वाली विच के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और डेलेथ को पहले से ही पता होता है कि एलेक्स और एलिस ह्यूमन है जिनको कप और जैन यहाँ लेके आए हैं। तभी एलिस डेलेथ से पूछती है मेरी माँ का विच से कोई कनेक्शन था क्या? डेलेथ कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि मेरी तुम्हारी माँ से सिर्फ थोड़ी बहुत जान पहचान थी और कुछ नहीं। डेलेथ ये भी बताती है कि उसे एलेक्स को कर्ज देने वाली विच के बारे में पता है। वो मैजिक में बहुत ही एक्सपर्ट थी और उसी की वजह से अब वो मर चुकी है, लेकिन वो कोई आम विच नहीं थी, इसलिए उसके मरने के बाद भी एलेक्स का कर्ज अब तक उसके पास ही है। पर डेलेथ को भी नहीं पता कि इस कर्ज को कैसे हटाया जा सकता है और इससे ज्यादा बताने से मना करते हुए वो एलेक्स का रोब जला देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो एक ह्यूमन है। सभी विचेस एलेक्स और एलिस को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। सुट्टा मारने वाली विचेस अपने प्लान के जरिए एलिस को पकड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेते हैं और दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जहां कप और जैन उनकी भागने में मदद भी करते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड आके विचेस को परेशान करने पर जैन और कप दोनों बहुत ही ज्यादा हंसते और अब उन्हें कुछ समय तक विचेस सबात में जाने से छुटकारा मिल गया और ह्यूमन को सबात में लाने वाली बात वो सभी विचेस थोड़े दिनों में भूल जाएंगे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद एलेक्स उन दोनों को मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और जो भी डेलेथ ने उसे बताया था वो सभी को बता देता है, लेकिन एलेक्स के मन में अभी भी सवाल होता है कि जैन और कप ने उसकी इतनी मदद क्यों की। तो कप कहती है जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो देखा था कि तुम किसी और के लिए बर्फ हटा रहे हो, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एलेक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब उसके भी दो सच्चे दोस्त बन गए हैं, इसलिए वो अब और भी डिटरमाइंड हो जाता है कि वो इन सभी के साथ मिलकर अपने कर्ज को जरूर खत्म कर देगा।
एलेक्स को ये बात पसंद नहीं आती कि एलिस हर रोज अंदर और बाहर सिर्फ ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है, इसलिए वो उसे व्हाइट गाउन पहनने को कहता है। लेकिन ये सोचकर खुद ही शर्मा जाता है कि व्हाइट गाउन में एलिस किसी न्यूली वेड दुल्हन की तरह लगेगी। थोड़े टाइम बाद एलिस टाउन से एक मैजिकल पॉट खरीद कर लाती है जो किसी जमाने में एक विच ने बनाया था और उसे रोजाना अपने काम के लिए यूज करती थी। इस पॉट के साथ एक रेसिपी बुक भी होती है जिसके जरिए एलिस एलेक्स के लिए एक लव पोशन बनाना चाहती है। पोशन बनाने के लिए उसे एलेक्स की मदद चाहिए होती है। ये पॉट मैजिक से पानी गर्म करता है और बोल भी सकता है। फिर एलिस उसमें अजीबोगरीब इंग्रेडिएंट डालती है जो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होते, इसलिए एलेक्स उसे रोकता है। लेकिन एलिस अपने पॉम से उसे डिस्ट्रैक्ट करके सभी इंग्रेडिएंट पॉट में डाल ही देती है। एलिस एलेक्स से कहती है कि उसे पॉट के इंग्रेडिएंट को अपने लाइफ की हैप्पी मेमोरीज याद करके मिक्स करना होगा, लेकिन एलेक्स एलिस को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर भी इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाते हैं। तब एलिस सच बताती है कि ये लव पोशन नहीं बल्कि ये पॉट कर्ज हटाने में काफी कारगर है, क्योंकि अब वो विच मर चुकी है जिन्होंने एलेक्स को कर्ज दिया था। तो एलिस किसी भी तरीके से उसका कर्ज रिमूव करना चाहती है। एलिस ने पहले इस पॉट के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर कर्ज हुआ बंदा इंग्रेडिएंट मिक्स करते वक्त अपने कर्ज के बारे में सोचता है तो पोशन बेकार हो जाता है। ये सब सुन के एलेक्स पोशन टेस्ट करता है लेकिन वो इतना गंदा लगता है कि पीना मुश्किल हो जाता है और सूप पीने के बाद भी एलेक्स का कर्ज रिमूव नहीं होता क्योंकि ये किसी नॉर्मल विच का कर्ज नहीं था। एलिस इस बात से खुश होता है कि एलिस उसे ठीक करने के लिए इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, अगर ये मैजिक पॉट को उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया तो ये पॉट उन्हें कर्ज भी दे सकता है। इसलिए एलेक्स ये बोलने वाला मैजिक पॉट अपने बटलर रॉब को दे देता है जो खुशी खुशी उसे रख लेता है। लेकिन रॉब इस पॉट को इतना इंपॉर्टेंस देने लगता है कि वियोला चिढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद एलिस लाइब्रेरी से एक पुराने पियानोइस्ट का सॉन्ग निकालती है जिसे अगर परफेक्टली प्ले किया जाए तो किसी भी इंसान का कर्ज हटाया जा सकता है, लेकिन इस सॉन्ग को प्ले करते वक्त कई लोग पागल हो चुके हैं। एलिस के धमकाने पर एलेक्स को ये सॉन्ग बजाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो सॉन्ग बजाता है उसे एक ठग की भूत दिखने लगता है जो सिर्फ एलेक्स को ही दिख रहा होता है क्योंकि सिर्फ सॉन्ग बजाने वाला ही उसे देख सकता है। वो भूत एलिस से मजे लेने लगता है और एलेक्स पियानो बजाने में बिजी होने की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पाता। जब भूत एलिस को किस करने की कोशिश करता है तो एलिस उसकी आंखें फोड़ देती है। तब भूत को समझ आता है कि एलिस उन लोगों में से है जो भूतों को देख सकती है। एलिस से रिजेक्ट होने के बाद भूत एलेक्स को धमकी देता है कि अगर उसने सॉन्ग परफेक्टली नहीं बजाए तो वो जिंदगी भर उसके साथ चिपक कर रहेगा और उसे परेशान करेगा। ये सुनकर एलेक्स अपना पूरा फोकस लगाकर सॉन्ग को परफेक्शन के साथ बजाता है। आखिर में भूत की आत्मा को मुक्ति मिल ही जाती है, लेकिन एलेक्स का कर्ज अभी तक नहीं टूटता। दूसरे दिन सुबह एलेक्स जो आज ज्यादा ही जल्दी उठ गया होता है एलिस को मैंशन ले जाने के लिए उसके रूम आता है। रास्ते में उसे वियोला की एक बात याद आती है, अगर तुम किसी को डरा कर उसका दिल तेजी से धड़काने पर मजबूर कर दो तो वो इंसान तुमसे प्यार कर बैठता है। ये सुनकर एलेक्स भी एलिस को डराने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस बिल्कुल भी नहीं डरती। मैंशन पहुंचने के बाद भी एलेक्स उसे हॉरर स्टोरी सुनाता है, लेकिन खुद ही अपनी बनाई कहानियों से डर जाता है जबकि एलिस शांत बनी रहती है। तब एलेक्स एक हॉरर पेंटिंग दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है जो कल ही उसने दीवार से उतार के रखी थी। पेंटिंग में एक औरत खून के आंसू रो रही होती है। जब एलेक्स उस पेंटिंग को वापस वॉल पे लगा हुआ देखता है तो उसे सच में डर लग जाता है, पर एलिस फिर भी नहीं डरती, जो देखकर एलेक्स उदास हो जाता है क्योंकि अगर एलिस का दिल तेजी से नहीं धड़केगा तो उसे एलेक्स से कभी प्यार नहीं होगा। तभी रोब बताता है कि एलिस ने कल ही उस वॉल का खाली स्पेस देखकर पेंटिंग को वहां लगाया था, लेकिन एलेक्स को अकेला उस पेंटिंग को देखकर बहुत डर लग गया था, जिस वजह से वो रेयर प्लांट तोड़ देता है जो 50 साल में एक बार फूल देता है। ये देखकर रॉब को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उससे बचने के लिए एलेक्स अलमीरा में छुप जाता है, लेकिन एलिस उसे आसानी से ढूंढ लेती है। तब एलेक्स बताता है कि जब रोब गुस्सा होता है तो इतना लंबा प्रवचन देता है कि इंसान अपनी गलती का पछतावा ही कर लेता है, पर एलिस के बहुत पास आने की वजह से एलेक्स अलमीरा से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि रॉब को मैंशन के हर कोने का पता होता है, तो अगर वो कहीं और छुप गया तो भी रॉब उसे किसी तरीके से ढूंढ ही लेगा। तो एलिस मस्ती में कहती है, मास्टर आप मेरी ड्रेस के अंदर छुप सकते हो, लेकिन उस सब के बावजूद
रॉब एलेक्स को ढूंढ ही लेता है। तब एलेक्स खुद को एलिस बनाकर प्रिटेंड करता है और रॉब को उसकी बुढ़ापे की वजह से कुछ समझ नहीं आता तो वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एलेक्स के बेड के नीचे छुपते हैं, जो छुपने के लिए काफी ऑर्डिनरी जगह होती है। वहां एलिस और एलेक्स के बीच कुछ नॉटी बातें होती हैं, लेकिन तभी रॉब फिर से उन्हें ढूंढ लेता है और बताता है कि जब ये जगह मेन रेसिडेंस हुआ करता था तब यहाँ के सर्वेंट एलेक्स की माँ और दादी की ज्वेलरी चुरा कर फ्लावर पॉट में छुपा दिया करते थे, पर वो ज्वेलरी निकाल नहीं पाते थे। आज जब एलेक्स ने गलती से वो फ्लावर पॉट तोड़ दिया तो वो ज्वेलरी मिल गई। एलिस कहती है, मास्टर आपने तो एक ट्रू डिटेक्टिव जैसे काम किया है। ये सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है, लेकिन रॉब फिर कहता है, लेकिन मास्टर इतने पुराने पॉट को तोड़ने के लिए आपको लंबा प्रवचन जरूर सुनना होगा मेरा। थोड़े टाइम बाद लाइब्रेरी की एक बुक खोलते ही उनमें से एक लड़की बाहर निकलती है जो कहती है, मुझे एक व्हाइट रैबिट चाहिए जिसके पास पॉकेट वॉच हो। अगर तुम मुझे वो दिला दो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सुनकर एलिस और एलेक्स उस रैबिट को ढूंढने के लिए ड्रीम वर्ल्ड आ जाते हैं। वहां एलेक्स का कर्ज काम नहीं करता, लेकिन उसे किसी भी चीज का फील भी नहीं होता। जब एलेक्स एलिस के पॉम पॉम को छूता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो दोनों रैबिट को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, तो दोनों फिर वहां का एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं और आकर में किस करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उसी वक्त एलिस की आंखें खुल जाती है और वो रियल वर्ल्ड में लौट आता है। उस लड़की का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को बुरा भला कहकर वापस बुक के अंदर चली जाती है। एक दिन की बात होती है जब कप एलेक्स के विला यानी उसकी हवेली पर पढ़ाई लिखाई सीखने आई है। उसे पढ़ाने वाला होता है रॉब, लेकिन रॉब उसके ज्यादातर सवालों को इग्नोर करता है। कप चुपके से लिखना पढ़ना सीख रही है जैन को सरप्राइज देने के लिए। फिलहाल वो दोनों एक सर्कस में काम कर रहे होते हैं, जहां उनका विच होना या अलग दिखना किसी को अजीब नहीं लगता। पहले एलिस को गलतफहमी हो जाती है कि कप ने पैसों के चक्कर में जैन को सर्कस वालों को बेच दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है एलेक्स के छोटे भाई वॉल्टर पर, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसे पता होता है कि रोज वियोला उसके बड़े भाई एलेक्स के विला जाती है, जिसे एक विच ने शराब दिया है। वॉल्टर सोचता है कि वही अगला फैमिली हेड बनेगा, पर वियोला उसे बार बार याद दिलाती है कि वो सिर्फ दूसरा बेटा है और फैमिली हेड हमेशा पहला बेटा ही बनता है। उनकी माँ अभी भी एलेक्स के कर्ज हटने का इंतजार कर रही होती है। वॉल्टर को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसे दूसरा बेटा कहता है और वियोला उसे चिढ़ाती रहती है। वॉल्टर को लगता है कि वियोला अपने बड़े भाई एलेक्स से ज्यादा प्यार करती है, पर उससे नहीं। उसे ये भी लगता है कि वियोला सिर्फ एलेक्स के साइड में है। वियोला उसे समझाती है जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वियोला जाते जाते कहती है वॉल्टर कभी है फैमिली हेड नहीं बन सकता क्योंकि वो दूसरा बेटा जो है, और ये भी कहती है कि माँ को नहीं बताना कि मैं एलेक्स के विला गई हूँ। और ना चाहते हुए भी वॉल्टर माँ से झूठ बोलता है कि वियोला अपनी फ्रेंड के घर गई है। फिर जब वियोला एलेक्स के मैंशन पहुंचती है तो वहां उसे कप दिखती है और उसे लगता है कि कप कोई चोर है। वो सोचती है कि अगर मैंने इस चोर को पकड़ लिया तो रॉब मुझे शाबाशी देगा, पर जब वो कप के बड़े बड़े और मुलायम पॉम से टकरा जाती है तो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसकी माँ के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए बड़े होने के बाद भी वो भी फ्लैट ही रहेगी। थोड़ी देर बाद वियोला कप को पकड़ लेती है। तब तक कप को पता चल जाता है कि वियोला एलेक्स की बहन है और सिर्फ उसके साथ खेलना चाहती है। तभी वहाँ एलेक्स और बाकी तीनों आते हैं। जब वो दोनों कप को और वियोला को ऐसे देखते हैं तो उन्हें कुछ गलतफहमी हो जाती है। फिर एलेक्स सब कुछ क्लियर करता है कि कप उसकी दोस्त है जो उससे मिलने आई है। वियोला हैरान हो जाती है कि उसके बड़े भाई ने किसी को अपना असली दोस्त बना लिया है। रॉब वियोला के बालों से धूल हटा रहा होता है, जिसे देख वियोला खुशी के मारे नाचने लगती है। ये सब देखकर एलेक्स को लगता है कि रॉब जानबूझकर वियोला के साथ ये सब करता है। थोड़े समय बाद बाहर तेज स्नो विंड चल रही होती है, इसलिए एलेक्स और एलिस अंदर चेस गेम खेल रहे होते हैं। रूल ये होता है कि अगर एलेक्स जीत गया तो एलिस अपने कपड़े उसके सामने उतार देगी, लेकिन एलिस एलेक्स को हराने के लिए नॉटी हरकतों का यूज करती है। स्नो विंड के वक्त एलिस को अपनी पहली मुलाकात याद आती है जब वो बड़े होने के बाद पहली बार एलेक्स से मिली थी। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां एलेक्स कर्ज की वजह से उदास और टूटा हुआ था। एक दिन रॉब जो बटलर है एलिस को मेड के रूप में लेकर आता है। ये बात एलेक्स को पसंद नहीं आती। जब एलेक्स रॉब से पूछता है कि उसने किसकी परमिशन से एक मेड हायर की है तो रॉब कहता है कि उसने एलिस की माँ की परमिशन ली थी। रॉब एलिस को मेड इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि बचपन में एलेक्स और एलिस
अच्छे दोस्त थे, लेकिन एलेक्स को अपने बचपन की कोई भी यादें याद नहीं होती और ना ही वो उन्हें याद करना चाहता है, इसलिए उसे एलिस के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो एलिस से कहता है कि वो मैंशन छोड़ के यहाँ से चली जाए, पर एलिस कहती है मास्टर मेरी माँ के मरने के बाद मैं सिर्फ आपको ही याद करती थी, आपसे मिलना चाहती थी और अब मेरे पास और कोई जगह जाने को नहीं है। एलिस को एलेक्स के कर्ज के बारे में पता होता है, इसके बावजूद भी वो उसकी मेड बनना चाहती है। उन दोनों के चले जाने के बाद एलेक्स उदासी में कहता है मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे अब और नहीं जीना, सिर्फ अकेले मरना है। एलिस को छोटे कमरे पसंद होते हैं, इसलिए रॉब उसे मैंशन के बाहर के एक स्टोरेज रूम रहने के लिए दे देता है। साथ ही बताता है कि मास्टर एलेक्स बहुत अच्छे हैं, पर कर्ज लगने के बाद उनका व्यवहार बदल गया। रॉब एलिस का शुक्रिया अदा भी करता है मेड बनने के लिए और कहता है कि तुम बिल्कुल शैरॉन की तरह दिखती हो, और ये बात एलिस से हर कोई कहता है। अगले दिन जब एलेक्स एलिस को घर में देखता है तो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कल ही उसने उसे मैंशन छोड़ने को बोला था, पर एलिस तो शुरू से ही एलेक्स को अपनी नॉटी हरकतों से परेशान करने लगती है। जब एलेक्स गुस्से में अपनी टोपी फेंक देता है तो एलिस उसे उठाने के बहाने उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, पर जब एलिस उसके लिए खाना लेकर आती है तो एलेक्स खाना खाने से इनकार कर देता है और कहता है जब तक तुम इस घर से नहीं चली जाती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि एलेक्स को लगता है कि एलिस सिर्फ इसलिए मेड बनी है क्योंकि वो उसे नीची नजरों से देखती है, एक कर्ज हुआ बेकार और अकेला लड़का। लेकिन एलेक्स को एलिस की बातों का बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो एलेक्स के शब्द किसी पोयम जैसे लगते हैं। एलिस खाना छोड़कर बाहर चली जाती है और जब वो रोब के साथ होती है तब रोब कहता है तुम्हारे लिए अपनी आंटी के घर रहना मुश्किल रहा होगा ना। एलिस कहती है मेरी आंटी फाइनेंशियली कमजोर थी, पर जो तकलीफ मैंने उनके घर रहते हुए सही वो मास्टर एलेक्स के कर्ज लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। तभी एलेक्स वहां आता है और एलिस को बोलता है कि उसके साथ चले। वो एलिस को एक टूटा फूटा गंदा कमरा दिखाता और कहता है मैं तुम्हें इसे साफ करने के लिए 3 दिन देता हूँ, तुम इस काम पर रॉब की मदद नहीं ले सकती और तुम 3 दिन के अंदर ये कमरा साफ नहीं कर पाई तो तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। एलिस तुरंत सफाई में लग जाती है। ठंड के बावजूद और चोट लगने के बाद भी वो रुकती नहीं। उसे याद आता है कैसे बचपन में एलेक्स उसकी कितनी केयर करता था और उसे अपने रूम में रेस्ट करने को बोलता था। अगले दिन जब एलेक्स रूम में आता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि एक ही रात में एलेक्स ने पूरे रूम को पहले जैसा कर दिया था। ये सब देखकर एलेक्स के आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ एलिस की भलाई के लिए उसे यहाँ से भेजना चाहता था। उसे लगता है कि एलिस अपनी जिंदगी बेकार कर रही है एक कर्ज मास्टर को सर्व करते हुए, पर एलिस फिर से कहती है मेरे पास और कोई जगह जाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ही रुकूंगी और देखना चाहती हूँ कि कब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आता है। जब एलिस जाने का नाम नहीं लेती तो एलेक्स खुद ही घर छोड़कर चला जाता है। बाहर सब कुछ अजीब सा लगता है। उसे मैंशन का रास्ता भी याद नहीं होता। उसे विच की बात याद आती है। अब वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, पर एलेक्स किसी से प्यार करना चाहता था, लेकिन अब वो मरने की कगार पर पहुंच गया होता है और तब उसे याद आता है बचपन में उसकी एलिस नाम की दोस्त थी जो शायद अब उसकी मेड बन के वापस आई है, जिसको लास्ट टाइम वो देखना चाहता है, लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ ही मरने जो वाला है। तभी एलिस वहाँ आकर उस पर स्नोबॉल फेंक कर कहती है कर्ज होने के बाद भी आपको जीने का पूरा हक है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद उन लोगों का क्या होगा जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपको चाहते हैं। एलिस कहती है बचपन में जब मैं हमेशा बीमार रहती थी तब आप ही थे जिन्होंने मुझे जीने की उम्मीद दी, आप ही ने मेरी मदद की थी और अब मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ। फिर वो अपना छाता देकर एलेक्स को उठाने में मदद करती है और कहती है हम दोनों हमेशा अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। घर लौटने पर रॉब अपने मास्टर को जिंदा और सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब एलेक्स ने एलिस को अपना लिया है। तब एलेक्स कहता है मुझे एलिस ने बचाया है और शायद मुझे एलिस से प्यार हो गया है। सीन वापस प्रेजेंट पर आता है जहां एलेक्स अपनी यादों में खोया होता है और चेस का गेम हार जाता है। वियोला रॉब को एक गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या दे सकती है। तब एलिस कहती है आप रॉब को एक सुंदर सा हैंकरचिप्स गिफ्ट के रूप में दे सकती हो। फिर एलिस बताती है कि बहुत जल्द क्रिसमस ईव आने वाली है। ये सुन के एलेक्स को समझ आता है, इसलिए वियोला रॉब को गिफ्ट देना चाहती थी। एलिस ये भी बताती है कि इस क्रिसमस पे जैन और कब भी यहाँ आने वाले हैं, मतलब ये एक तरह की पार्टी होगी। तब एलिस कहती है लेकिन मुझे तो आपके साथ अकेले पार्टी
करना ज्यादा पसंद है मास्टर। ये सुन के एलेक्स मैंसन की विंडो और डोर बंद करने चला जाता है। तब एलिस मुस्कुराती हुई कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एलेक्स के मन में शक होता है, क्या उस जैसा एबनॉर्मल लड़का एक नॉर्मल इंसानों वाली पार्टी में शामिल हो सकता है या नहीं, और क्या वो अपने रोज के कपड़े और टोपी पहन के पार्टी में जा सकता है या नहीं। तब एलिस कहती है, मास्टर आप इन कपड़ों में भी बहुत अच्छे लगते हो, और देखो आज मैंने नई स्टाइल की पैंटी पहनी है। सीन वियोला पर शिफ्ट होता है जो अपनी माँ को क्रिसमस विश करती है। तब माँ कहती है, तुम हर रोज अपने दोस्त के घर चली जाती हो, लेकिन क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए, इसलिए आज कहीं नहीं जाना। और माँ वियोला को बच्चों वाली डिजाइन के कपड़े पहनने से मना करती है। ये सुन के वियोला उदास हो जाती है और सॉरी बोलती है और बाहर आके अपने सर्वेंट से कहती है, मैं एलेक्स के विला जाने वाली हूँ सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ, क्योंकि एलेक्स भी मेरी फैमिली है, तो मैं मॉम की बात एक तरीके से मान ही तो रही हूँ। ये सब बातें वॉल्टर सुन लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि वियोला क्रिसमस में भी अपने बड़े भाई के साथ 2 घंटे का ट्रैवल करके एंजॉय करने जा रही है। इस बात से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। कैज में वियोला कहती है, मैंने रॉक के लिए एक परफेक्ट हैंकरचिफ सिलेक्ट कर लिया है, अब बस मुझे अपने अंदर इतनी हिम्मत लानी है कि मैं उसे ये गिफ्ट दे सकूं। तब हमें पता चलता है कि वियोला के ड्राइवर को हटा के वॉल्टर खुद उसका ड्राइवर बन गया है। वो वियोला को विला ले जा रहा है क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि उसका कर्ज हुआ बड़ा भाई वहाँ कैसे रहता है, क्या करता है, और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने बड़े भाई से कभी नहीं हारेगा और फैमिली हेड तो वही बनेगा। तब तक एलेक्स सोचता है कि क्रिसमस ईव में अगर क्रिसमस ट्री ही नहीं होगा तो पार्टी का क्या मजा। एलिस भी कहती है, क्रिसमस ईव में सेंटा का आना तो बनता है। ये सुन के एलेक्स इमेजिन करता है एलिस को सेंटा के कॉस्ट्यूम में। तब एलिस कहती है, मास्टर मैं आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी और एक अच्छा डिनर बना के पार्टी में 4 चांद लगाने की भी कोशिश करूंगी। तभी जैन और कप एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री लेकर वहां पहुंच जाते हैं। एलिस उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि एलेक्स और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्री कहां से लाना है। कप डिसाइड करती है कि वो और एलिस ट्री को ऐसे डेकोरेट करेंगे जिससे सेंटा भी वहां रुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये देख के एलेक्स को समझ आता है कुछ विचेस को सच में सेंटा के एग्जिस्टेंस पर भरोसा है। जब जैन उनकी मदद करने आता है तो तीनों उसे मना कर देते हैं। जैन उदास हो जाता है पर डिसाइड करता है कि जब तक लड़कियां ट्री डेकोरेट कर रही हैं तब तक दोनों लड़के कमरा डेकोरेट करेंगे। तब एलेक्स कहता है, इतने बड़े कमरे को हम चारों मिलकर डेकोरेट करेंगे तो ये काम जल्दी निपट जाएगा। जैन कहता है, हमें लड़कियों से इतना हार्ड काम नहीं करवाना चाहिए, और दूसरी बात अगर कब कोई हार्ड काम करेगी तो सब कुछ बिगाड़ देगी। जैन ये भी बताता है कब बहुत क्यूट है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है और वो बचपन से कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये सुन के एलेक्स कहता है, अगर तुम्हें कब पसंद है तो तुम्हें अपने दिल की बात उससे कहनी चाहिए और ये तारीफ उसके फेस टू फेस करनी चाहिए, ना कि मुझसे। लेकिन जैन इन बातों को छोड़ के एलेक्स के बारे में कुछ नोटी नोटी बातें सोचने लगता है जिन्हें कब भी सुन लेती है और गुस्से में आकर जैन का चेहरा जला देती है। कुछ समय बाद जब क्रिसमस ट्री डेकोरेट हो चुका होता है, उसमें ज्यादा मेहनत एलेक्स ने की होती है और थोड़ी बहुत कप ने। तब कप जैन से कहती है, देखो ये ट्री कैसा लग रहा है। जैन को एलेक्स की बात याद आती है इसलिए वो कहता है, ट्री अच्छा और सुंदर है लेकिन इससे भी ज्यादा प्यारी तो तुम लग रही हो कप। लेकिन कप मैडम ये बात सुनने से पहले ही सो गई होती है क्योंकि वो सेंटा को देखने के लिए आधी रात तक जागना जो चाहती थी। पर हमें पता चलता है कि कफ ने जैन की सब बातें सुन ली थी इसलिए वो चुपके से शर्मा जाती है। सीन बदलता है और मेन रेसिडेंस पे आता है जहां एलेक्स की माँ अकेले ही क्रिसमस बना रही होती है। तभी वियोला तेजी से एलेक्स के विला पहुंच जाती है लेकिन रॉब का गिफ्ट गलती से बाहर ही गिरा देती है। वॉल्टर को लगता है कि वियोला ये गिफ्ट एलेक्स के लिए लाई है, इस बात से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। विला के अंदर जाके वॉल्टर किसी डिटेक्टिव की तरह पूरी जगह की तलाशी लेता है। उसे पता है कि यहाँ एलेक्स के 2 सर्वेंट भी रहते हैं उसके साथ, पर क्रिसमस ईव के बावजूद विला इतना शांत क्यों है। ये सोच के उसे भी एलेक्स की जिंदगी पर दया आती है। थोड़े और अंदर जाने पर उसे सेंटा का कॉस्ट्यूम मिलता है और पता नहीं क्यों वो उसे पहन भी लेता है। तभी कब वहां आती है और सोचती है क्या ये असली सेंटा है और वो वॉल्टर से गिफ्ट मांगने लगती है तो वॉल्टर उसे वियोला का गिरा हुआ गिफ्ट दे देता है। पर तब भी कफ उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब वॉल्टर को लगता है कफ चली गई तभी कफ अपने बैट फॉर्म में आके वॉल्टर को चिमनी तक ले जाने में मदद करने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ विला में वियोला अपने गिफ्ट को ढूंढ रही होती है जो उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में वो सभी के पास लौट आती है और सोचती है कि जैन ने शायद कोई मास्क पहना हुआ है। तभी एलिस और रॉब भी वहां पहुंचते हैं। एलिस बताती है कि उन्होंने कप को सरप्राइज देने के लिए रॉब को सेंटा बनाना था लेकिन अब कॉस्ट्यूम घर के अंदर मिल ही नहीं रहा। तब एलेक्स कहता है कप अभी अभी सो के उठ के सेंटा को ढूंढने घर में चली गई है। इसी बीच काला सा वॉल्टर चिमनी से नीचे गिरता है। वियोला तुरंत पहचान जाती है कि उसका भाई है। एलेक्स भी अपने छोटे भाई को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होता है
लेकिन वॉल्टर कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं राइवल हूँ। वियोला गुस्से से कहती है सबसे पहले पार्टी खराब करने के लिए सभी से माफी मांगो मेरे नालायक भाई। वियोला ये भी कहती मुझे तुम दोनों भाई पसंद नहीं हो, मुझे तो इस विला में आना अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। ये सुन के एलेक्स और वॉल्टर दोनों उदास हो जाते हैं। तभी कफ भी वहाँ आती है जिसके हाथ में अपना गिफ्ट देखकर वियोला उससे गिफ्ट मांगती है, लेकिन कफ कहती है ये मेरा गिफ्ट जो सेंटा ने मुझे दिया है, पर पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। इन दोनों के बीच गिफ्ट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। वॉल्टर सोचता है जब एलेक्स के पास इतने सारे विचेस फ्रेंड है तब भी वो अपना कर्ज हटा क्यों नहीं पाए, तो इसका मतलब ये है कि कर्ज हटने के बाद भी एलेक्स फैमिली हेड बनने के लायक नहीं है। वॉल्टर एलेक्स से कहता है मुझे हमेशा से तुम्हारे ऑप्शन के रूप में ट्रीट किया गया है, जो बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वियोला कफ से कहती है इस गिफ्ट में जहर लगा हुआ है। ये सुन के कफ उसे जलाने लगती है, पर सही समय पर एलेक्स अपने ग्लव की मदद से गिफ्ट को जलने से बचा लेता है और वापस वियोला को दे देता है। इसके बाद वॉल्टर कहता है जो भी हम दोनों में से पहले तुम्हारे कर्ज के राज का पता लगाएगा वही फैमिली हेड बनेगा। एलेक्स भी इस बात को मान जाता है, लेकिन फुल एटीट्यूड में जाते हुए वॉल्टर खुद की ही बेइज्जती करवा लेता है। फिर वॉल्टर को छोड़कर सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और बहुत मजा करते हैं। वियोला रॉब को अपना गिफ्ट भी दे देती है और खुश हो जाती है। पार्टी के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब एलेक्स और एलिस बाहर आके बातें करते हैं। एलेक्स कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि आज वॉल्टर मुझसे मिलने आएगा। फिर उसे याद आता है जब पहली बार उसने एलिस से कहा था मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो एलिस खुशी के मारे रोने लगी थी। एलेक्स ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं कभी इतने सारे दोस्त नहीं बना पाता और शायद मैं अभी भी अकेला ही रहता, ना कि इतना खुश। ये बातें एलिस एलेक्स की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट के रूप में ले लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। जब एलिस अपने कमरे में सो रही होती है तब उसे एक सपना आता है। जब वो छोटी सी लड़की थी, सपने में वो अकेले घर के अंदर घूम रही होती है। तभी उसकी माँ शैरॉन उसे पकड़ लेती है और प्यार से याद दिलाती है कि उसे अपने बेड में ही रहना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा कमजोर रहती है। एलिस माफी मांगती है, लेकिन शैरॉन उससे गुस्सा नहीं होती बल्कि कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए चिंतित होती है। जब शैरॉन उसे वापस कमरे तक ले जा रही होती है तब रास्ते में दोनों कुछ मेड से मिलती हैं। शैरॉन उनसे प्यार से बात करती है, उनकी परेशानियों का हल भी बताती है। सब लोग शैरॉन को बहुत पसंद करते हैं और एलिस भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती है। रास्ते में उनका सामना एलेक्स से होता है जो हॉलवे में दौड़ता हुआ जा रहा होता है। वो हंसते हुए एलिस को हाथ हिलाता है। शैरॉन समझ जाती है कि एलिस की एलिस से दोस्ती हो गई है और वो घर में घूम रही थी सिर्फ उससे मिलने के लिए। शैरॉन थोड़ा मुस्कुरा के एलिस को चिढ़ाती है जिस पर एलिस शर्मा जाती है। तभी रॉब आता है, लेकिन उसे देखकर एलिस डर के मारे अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुप जाती है। रॉब उसे प्यार से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और पूछता है कि उसे अपनी माँ का काम कैसा लगता है। एलिस मुस्कुराती हुए कहती है कि उसकी माँ तो कमाल की है और वो भी बड़े होकर एक अच्छी मेड बनना चाहती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। शैरॉन अपनी बेटी की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रॉब कहता है कि उसे इंतजार रहेगा उस दिन का जब वो और एलिस एक साथ काम करेंगे और फिर वो चला जाता है। शैरॉन एलिस को बेड तक ले जाकर उसे जोर से गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार जो करती है। तभी एलिस की आंखें खुल जाती है, वो अपना नेकलेस पकड़ती है और अपनी माँ को याद करके उदास हो जाती है। एलिस की फैमिली डिनर कर रही होती है और उनकी माँ काफी नाराज लग रही होती है। वियोला सोचती है कि क्रिसमस के दिन दोनों बच्चों का गायब होना शायद उनकी माँ की एक लिमिट थी। वो वॉल्टर को दोष देती है कि उसने छुपके पीछा क्यों किया। वॉल्टर फिर दोष एलेक्स पर डाल देता है कि सब उसकी गलती है। फिर सीन जैन पर आता है जिसे वियोला की वो बात याद आती है कि वो कफ का ज्यादा ख्याल रखता है और उसे अकेला भी कुछ काम करने नहीं देता और इसलिए आज कफ अकेले शॉपिंग करने आई है, पर जैन अभी भी उसके पीछे आकर उसका पीछा कर रहा होता है। कफ अपनी शॉपिंग लिस्ट से सब कुछ इकट्ठा कर लेती है और निकलने लगती है, लेकिन शॉपकीपर उसे रोक लेती है पैसे के लिए। कफ कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे क्योंकि जैन उसके साथ नहीं होता। जैन मदद करना चाहता है लेकिन खुद को बड़ी मुश्किल से रोक लेता है। कफ एक कैट शेप का पत्थर दिखाती है जिसे वो जैन को देने वाली थी और उसके बदले में वो सामान लेने की कोशिश करती है। दुकानदार थोड़ी शौक होती है और पूछती है कि क्या उसके पास पैसे देने के लिए नहीं है।
तब कफ को समझ आता है कि कैश का मतलब होता है पैसे। वो तुरंत माफी मांगती है और पेमेंट करती है, फिर बेकरी जाने के लिए भागती है। इस बार वो तुरंत पेमेंट कर देती है। घर लौटते वक्त एक लड़का कफ से टकरा जाता है और उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है, पर लड़का डर के मारे स्पाइक की तरफ गिरने लगता है। कफ तुरंत अपना सामान छोड़कर उसे बचा लेती है। लड़का शर्मा जाता है और माफी मांगता है। तब कफ देखती है कि उसका सारा सामान खरीदा हुआ गिर गया है, लेकिन तभी जैन बाहर आ जाता है और उसकी मदद करता है सब कुछ उठाने में, ताकि दोनों घर वापस जा सके, वो भी साथ में। जैन सोचता है कि शायद वो कफ का इतना ध्यान रखने की आदत कभी नहीं छोड़ पाएगा। विला में एलेक्स को फिर नींद नहीं आ रही होती और वो मैंशन के अंदर वॉक पर निकल जाता है। एलिस उसे देखती है और कहती है कि वो उसके साथ बेड में सोना चाहती है। फिर वो अपने रूम में अपने नाइट ड्रेस लेने चली जाती है। जब एलिस वापस आ जाती है, एलेक्स बेड पर होता है। उसे हैरानी होती है कि एलिस वाकई सीरियस थी। वो कहता है कि वो ट्राई करेगा शांत रहने का, और अगर उसे नींद आ गई तो एलिस निकल सकती है। एलेक्स सोचता है कि जिसे वो प्यार करता है वो उसके पास सो रही है, और ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। एलिस थोड़ा मजाक करती है और पूछती है कि क्या उसकी तरफ घूरते रहने से उसे नींद आ जाएगी। एलेक्स कहता है कि उसे टेंशन हो रही है और इसी वजह से नींद नहीं आ रही। एलिस कहती है कि उसे समझ आता है और कहती है कि वो अपने कपड़े उतार लेती है क्योंकि उसे बिना कपड़ों के सोना पसंद है। एलेक्स तुरंत उसे रोक लेता है, लेकिन एलिस फिर भी अपने कपड़े उतारने लगती है। एलिस को डर लगता है कहीं रॉब ने देख लिया तो क्या होगा, और उसे याद आता है कि उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। ये सुन के एलिस उससे उसकी माँ के प्रति भावनाओं के बारे में पूछती है। एलिस स्वीकार करता है कि उसके जज्बात थोड़े उलझे हुए हैं। उसका कहना होता है कि अगर वो शराब तोड़ पाए तो वो अपने परिवार से दोबारा संबंध बनाना चाहता है। वो वादा करता है कि वो अपनी माँ को उनके रिश्तों के बारे में सब कुछ बताएगा, और अगर उसका परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं हुआ तो वो अपने परिवार से रिश्ते तोड़ने के लिए भी तैयार है, सिर्फ एलिस के लिए। लेकिन एलिस उसे बीच में ही रोक लेती है और ऐसा ना करने की सलाह देती है। एलेक्स फिर कहता है कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी उसका ध्यान सिर्फ शराब तोड़ने पर है। फिर वो कहता है कि अब उसे नींद आ सकती है, इसलिए एलिस जा सकती है। गुड नाइट कहकर एलिस निकल जाती है, लेकिन उसका मन व्याकुल होता है और वो सोचने लगती है कि जब शराब खत्म होगा तो एलिस अपने परिवार के हवेली में वापस चला जाएगा। फिर एलिस रॉब को ढूंढने जाती है। रॉब को याद आता है जब एलिस ने गर्व से उसे वो मिटन्स दिखाए थे जो एलिस ने उसके लिए बुने हुए थे। उस समय एलेक्स बहुत खुश था और बिल्कुल अलग लगता था। जब एलिस पर शराब लगा था तब रॉब को उसकी देखभाल का जिम्मा दिया गया था। रॉब को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने कभी किसी बच्चे की परवरिश नहीं की थी। उसे डर था कि बिना औरत की मदद के वो ये सब काम कर पाएगा भी या नहीं। फिर भी उसने इसे एक सम्मान की तरह स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स बड़ा होता गया उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। एलेक्स रॉब से झगड़ा करता और कई बार घर से भी भाग जाता। आखिर में एलेक्स ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और दुनिया से कटने लगा। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी बात कहनी शुरू कर दी। रॉब उसके लिए चिंतित था, खासकर क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। तभी रॉब को एलिस की याद आती है, जो एलेक्स के करीब रहने के लिए मेड बनने के काम के लिए भी खुशी खुशी मान जाती है। अब एलिस एलेक्स के लिए इतनी खास हो गई थी जितना रॉब ने कभी सोचा भी नहीं था। एलिस रॉब से पूछती है कि क्या वो अजीब है। वो चाहती है कि एलेक्स शराब से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ जीवन बिताए, लेकिन एलेक्स भी एलिस को बहुत चाहता है, एक मेड को। एलिस इस प्यार को समझती है, लेकिन जब वो सोचती है कि इससे एलेक्स को अपने परिवार से अलग होना पड़ सकता है तो उसे इस रिश्ते में सुख महसूस नहीं होता। जब रॉब तसल्ली देता है कि उसके जज्बात बिल्कुल सही हैं और कहता है कि अगर दोनों खुश हैं तो वो भी खुश है। इसी बीच एक उल्लू उनके घर को दूर से देख रहा होता है। एलेक्स एलिस के लिए एक खुशनुमा धुन बजाता है। एलिस उसकी तारीफ करती है और एलेक्स कहता है कि ये सिर्फ मिटन्स के लिए शुक्रिया नहीं है, बस उसे खुशी है कि वो एलिस के साथ समय बिता रहा है। एलिस भी वही महसूस करती है और थोड़ा शरारत करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स फिर से धुन पर लौट जाता है। फिर वो एलिस को बुलाता है कि वो उसके साथ मिलकर द आउल एंड द कैट गाना गाए। एलिस को उसकी आवाज पसंद आती है, दोनों मिलकर गाते हैं और एलेक्स हैरान होता है। एक छोटी सी पोयम उसका दिल इतनी जोर से धड़का सकती है। एलिस कहती है कि उसे भी थोड़ी शर्म सी लग रही है। एलेक्स कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि एलिस भी ऐसा महसूस कर सकती है। जब दोनों उसके कमरे तक जा रहे होते हैं तब एलेक्स कहता है कि उसे आजकल खुशी महसूस हो रही है और इसका श्रेय सिर्फ एलिस को जाता है।
वो आशा करता है कि एक दिन श्राप तोड़कर वो एलिस के साथ घर वापस जा सके। एलिस तुरंत गुड नाइट कहती है, हवा में एक किस भेजती है और चली जाती है। कमरे के बाहर निकलते ही वो माफी मांगती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक छोटी सी नौकरानी है और चाहे एलिस कुछ भी सोचता हो, जब वो दिन आएगा तो दोनों ऐसे मिल नहीं पाएंगे जैसे अब मिलते हैं। और ये बात एलिस के मन को चुभ जाती है। वॉल्टर और वियोला स्टोर रूम में किसी क्लू की तलाश कर रहे होते हैं जो एलिस के श्राप को तोड़ने में मदद कर सके। वॉल्टर थोड़ा चिढ़ जाता है और वियोला से कहता है कि उसे तो एलेक्स पसंद है, तो वियोला उसे याद दिलाती है कि मदद करने का आइडिया तो वॉल्टर का ही था। वॉल्टर सोचता है कि अगर उसे श्राप के बारे में कोई सबूत मिल जाए तो वो एलेक्स से एक नहीं 2 कदम आगे हो जाएगा। जैसे ही वो 2 का जिक्र करता है उसका मूड बिगड़ जाता है। इसी बीच वियोला को एक पुराने सर्वेंट की लॉगबुक मिलती है जो उस समय की होती है जब एलेक्स पर श्राप लगा था। वो उसे लेकर तुरंत भाग जाती है और वॉल्टर को सबको साफ करने के लिए छोड़ देती है। हॉलवे में वियोला अपनी माँ गैरबर को देखकर उस किताब को छुपा लेती है। गैरबर उसके कपड़े को लेकर उसकी निंदा करती है और कहती है कि उसे एक नई ड्रेस पहननी चाहिए। जब वियोला अपनी नई ड्रेस पहनकर दिखाने आती है तो गैरबर उसे अप्रूव करती है और कहती है कि उसे हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। वियोला विरोध करती है कि ये उसका स्टाइल नहीं है, लेकिन गैरबर कहती है कि ये एक सुधार है और उसके नोबल परिवार की इमेज बनाए रखना जरूरी है। वियोला को बुरा लगता है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती। बाद में वो एलेक्स और एलिस के पास अपना गुस्सा निकालती है। वो अपनी माँ को एक कड़वी जुबान वाली, छाती में फ्लैट और अजीब मेकअप वाली बुड्ढी कहकर बुलाती है। जब एलिस कहता है कि वो उस ड्रेस में अच्छी लग रही है तो वियोला उस पर चिढ़ जाती है। फिर वो घोषणा करती है कि वो एलेक्स और एलिस के साथ शिफ्ट होना चाहती है, जिससे एलेक्स के साथ भी उसकी बहस हो जाती है। तभी रॉब वहां आता है और वियोला के कपड़ों की तारीफ करता है। ये सुनकर वियोला तुरंत प्राउड फील करती है और कहती है कि जब कभी भी वो उससे मिलने आएगी तो ऐसे कपड़े पहना करेगी। वियोला डिसाइड करती है कि उस रात वो एलिस के रूम में रुकेगी तो क्यों ना एक लड़कियों की पार्टी हो जाए। वो कहती है कि उसके पास एलिस के लिए एक गिफ्ट भी है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि कप ऑलरेडी वहां है। वियोला हैरान हो जाती है और कहती है कि बिना बताए किसी के कमरे में आना बदतमीजी होती है। एलिस कहती है कि ये इतनी सीरियस बात भी नहीं है, तो वियोला भी कहती है ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। फिर वो कप को अपना एक्स्ट्रा नाइट सूट पहनने के लिए दे देती है। तीनों मिलकर वियोला की माँ के बारे में बात करती हैं जो क्रिसमस के मामले में वॉल्टर से काफी नाराज थी। एलिस कहती है कि एलेक्स और वॉल्टर दोनों पर स्ट्रांग होने का प्रेशर है, लेकिन उसे दोनों ही बेकार लगते हैं। काफ वियोला से सवाल करती है कि पहले वो कहती है कि उसे अपना भाई पसंद है और अब वो अलग बिहेव कर रही है। वियोला तुरंत अपना बचाव करती है और बात को बदलकर प्यार पर ले जाती है। वो कप से पूछती है कि उसकी लव लाइफ कैसी चल रही, लेकिन जब कप ये बताने से मना करती है तो वियोला उससे गुदगुदी करने लगती है। एलिस उसे याद दिलाती है कि उसे गिफ्ट भी देना था। वियोला किताब निकालती है जो उसे स्टोर रूम से उठाई थी। एलिस उसे देखकर खुश होती है और पलट कर पढ़ने लगती है। उसे उसमें अपनी माँ की हैंडराइटिंग नजर आती है। फिर तीनों सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेड छोटा होता है, जिससे काफ और वियोला में थोड़ी बहस हो जाती है और एलिस चुपचाप मुस्कुराती रहती है। इसी दौरान आउल उन्हें देख रहा होता है और डायलेट डिसाइड करती है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। गैरबर वियोला की गायब होने की बात वॉल्टर से पूछती है। वो ये भी कहती है कि क्रिसमस वाले इंसिडेंट के लिए अब तक उसने वॉल्टर को माफ भी नहीं किया है, जिससे वॉल्टर घबरा जाता है। जैन डायलेट से मिलता है जो उसे एक काम के लिए कहती है। वो चाहती है कि जैन उसका एक मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाए। दूसरी तरफ रॉब एलिस को किताब पढ़ता देख लेता है और उसके बारे में पूछता है। एलिस बताती है कि इसमें कुछ पेजेस उसके लिखे हुए भी हैं, लेकिन रॉब कुछ याद नहीं कर पाता। एलिस बताती है कि ये पेज ज्यादातर काम से जुड़े हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उसे। तभी एलिस एक लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, सफेद पोशाक में 2 औरतें हवेली में आई थी। रॉब को याद नहीं आता कि ये दोनों कौन थी, लेकिन एलिस सोचती है कि उसकी माँ ने शायद डायलेट और किसी और के बारे में लिखा था। तभी जैन रूम में घुस आता है और एलिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैन अंदर आ जाता है। रॉब और एलिस को ग्रीट करता है और कहता है कि उसके पास डायलेट का एक मैसेज है। मैसेज ये होता है, वो चाहती है कि तुम लोग सिर्फ दोस्त बने रहें। एलिस और एलेक्स दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जैन समझाता है कि डायलेट का मतलब था कि एलिस और एलेक्स को जैन और कप से दूर रहना चाहिए, पर एलिस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि शराब से जुड़े क्लू ढूंढने के लिए उसके पास कुछ लीड होनी जरूरी है जो जैन और कप से उसे मिल सकती है। ये सब सुन के जैन जवाब देता है कि चाहे डायलेट कुछ भी कहे, वो और कप एलेक्स की मदद करते रहेंगे। वो कहता है कि अगर एलेक्स बिना कुछ किए ही मर गया तो बड़ा अफसोस होगा, खासकर अगर वो वर्जिन ही रहा। फिर जैन उस किताब
किताब के बारे में पूछता है, जिसका जवाब एलिस देती है। वो कहती है कि मैंने इसे अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जैन कहता है कि अगर एलिस को उसमें कुछ खास मिले तो उसे बताए। फिर वो कहता है कि अब जब एलिस मिल गई है तो वो एलेक्स के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करेगा। एलिस वादा करते है कि वो उन दोनों के लिए चाय लेकर आएगी। थोड़ी देर बाद जब एलिस चाय लेकर आती है तो देखते हैं कि जैन और एलेक्स एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। तभी एलिस सुनती है कि एलेक्स जैन को रोक रहा है कि वो एलिस के लिए लव सॉन्ग डेडिकेट ना करे, क्योंकि एलेक्स खुद अपने मुंह से एलिस को आई लव यू बोलना चाहता है और जैन से कहता है कि तुम्हें अपने असली जज्बात कब को बोलने चाहिए, ना कि एलिस को। और इसी तरह उन दोनों की नोकझोंक चालू रहती है, जबकि एलिस डोर के बाहर शर्माती हुई खड़ी होती है। रॉब जब कैंडल जला रहा होता है तब एलिस उससे पूछता है कि उसने जैन को देखा। रॉब बताता है कि जब वो सेकंड फ्लोर पर था तो उसने किसी के सीढ़ियों चढ़ने की आवाज सुनी थी। एलेक्स सोचता है कि शायद जैन मैंशन एक्सप्लोर कर रहा है। इसी बीच एलिस को अपनी किताब नहीं मिलती। दूसरी तरफ जैन रूफटॉप पर जा चुका होता है। डेलेथ ने उसे कह दिया था कि वो किताब मिटा दे क्योंकि उसमें उसके बारे में कुछ हो सकता है। पहले तो जैन ने ऐसा करने से मना किया था, लेकिन डेलेथ ने काफ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। जब जैन किताब जलाने ही वाला होता है तभी एलेक्स वहां आ जाता है, तो जैन उसे सब कुछ सच सच बता देता है और किताब उसे वापस दे देता है। साथ ही कहता है कि इस किताब में कुछ ऐसा राज है जो डेलेथ छुपाना चाहती है। एलेक्स कहता है कि उसे किताब जला देनी चाहिए क्योंकि कफ की सुरक्षा पहले है। अगर जैन की जगह वो खुद होता तो वो भी एलिस को बचाने के लिए यही करता। जैन बताता है कि डेलेथ इस वक्त एलेक्स, एलिस और बैट पर नजर रखे हुए है। वो मानव दुनिया के सभी जानवरों की आंखों से सब कुछ देख रही है, लेकिन वो सुन नहीं सकती। इसलिए जैन एक रास्ता निकालता है। वो किताब को मैजिक से डिसइंटीग्रेट कर देता है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बचा लेता है ताकि बाद में उसे वापस जोड़ा जा सके, क्योंकि ऐसा करने का जैन के पास मैजिक एबिलिटी है। पर ये सब वो डेलेथ की नजर उनसे हटने के बाद ही कर सकता है। ये सब बिलीवेबल लगे, इसलिए जैन एलेक्स से कहता है कि वो दुखी होने का नाटक करे और एलेक्स परफेक्ट एक्टिंग करता है अपना राज छुपाने के लिए। एलेक्स एलिस से कहता है कि उसने किताब उधार ली थी और बाद में वापस करेगा। एलिस राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे लगा था कि किताब खो गई है। एलेक्स एलिस से कहता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और उसे अपनी माँ की वही बात याद आती है। फिर एलेक्स सोचता है कि डेलेथ क्या छुपा रही है, क्या वो उसके श्राप से जुड़ी चीज है या किसी चुड़ैल की मौत से या फिर किसी और राज से। ये पहली अधूरी है, लेकिन वो इसे जरूर सुलझाएगा। अपने और एलिस के लिए जैन एक बिल्ली को देखता है और उसके साथ फनी पोज करता है, जिससे डेलिस हंस पड़ती है। वो स्वीकार करती है कि जैन उसे चिढ़ाता है और हंसी दिलाता है, लेकिन जो उसने देखा उससे वो अभी के लिए खुश है और सब कुछ वैसे ही छोड़ने का फैसला करती है। अपना मास्क उतार कर वो एक रूम में जाती है और कहती है कि लगता है कि किस्मत और कर्मा सच में होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सैरॉन एक बॉक्स में पड़ी होती है। एलेक्स एक लेटर प्राप्त करता है अपनी माँ गैरबर से, जिसमें लिखा होता है कि वो एक हफ्ते बाद हाउस में उससे मिलके बात करना चाहती है। एलिस एलेक्स से मिलती है और पूछती है कि मेन हाउस जाने के बारे में उसका मन कैसा है। एलेक्स कहता है कि उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी तक उसका श्राप नहीं टूटा, इसलिए उसे नहीं पता कि उसकी माँ क्या कहेगी। एलिस उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहती है कि उसे थोड़ा चेयर अप होना चाहिए। एलेक्स थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसकी माँ ने कभी पहले उससे मिलने के लिए नहीं बुलाया और हमेशा रॉब ही मेन हाउस से संबंध बनाए रखता था। एलेक्स ने बचपन में ही उस विला में आने के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता। एलेक्स आगे कहता है कि असली बात यह है कि वो चाहता था कि जब उसका श्राप टूट जाए तभी वो अपनी माँ से मिले और उसे तकलीफ होती है सोचकर उसकी माँ शायद समझे कि कुछ भी बदला नहीं है, जिससे वो दुखी है। एलिस उसे सांत्वना देती है। फिर वो कहती है कि अगर एलिस चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। ये सुनकर एलेक्स खुश होता है। जब एलिस चली जाती है तो एलेक्स उसके बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि वो एलिस और उसके रिश्ते के बारे में अपनी माँ से जरूर बात करेगा। गाड़ी में एलिस एलेक्स से पूछती है कि उसे अपने फैमिली स्टेट के बारे में क्या याद है। एलेक्स कहता है कि उसे सिर्फ पियानो बजाना
या मस्ती करना याद है? फिर वो एलिस से पूछता है और एलिस कहती है कि उसे सिर्फ एलेक्स याद है और कुछ नहीं। जब दोनों पहुंच जाते हैं, वियोला उनका स्वागत करती है और कहती है कि गैरबर ने एलिस को तुरंत मिलने बुलाया है। एलिस स्टाफ से मिलने चली जाती है और एलेक्स को हवा में एक प्यार भरी किस भेजती है, जिससे एलेक्स शिकायत करता है कि वो उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रही है। वियोला और वॉल्टर एलेक्स को गैरबर के रूम तक ले जाते हैं। रास्ते में वॉल्टर स्वीकार करता है कि उसने ही गैरबर को वियोला के विला जाने के बारे में बताया था और शायद इसी वजह से एलेक्स को बुलाया गया है। एलेक्स उससे कहता है कि चिंता मत करो, जिसके बाद एलेक्स रूम के अंदर जाता है और बाकी दोनों बाहर इंतजार करते हैं। अंदर जाकर गैरबर कहती है कि काफी समय हो गया। एलेक्स कहता है कि हाँ, और गैरबर बताती है कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और अब तक उसका श्राप नहीं टूटा। एलेक्स हिचकिचाता है और कहता है कि शायद थोड़ा और समय लग सकता है माँ। गैरबर कहती है कि अभी देर हो गई है, बाकी बातें कल करेंगे और उसे रात को रुकने की अनुमति दे देती है। एलेक्स कहता है कि उसके पास कुछ कहने को है, लेकिन गैरबर कहती है कि कल बात करेंगे, आज नहीं बेटा, जाओ जाओ। बाहर वियोला एलेक्स की तारीफ करती है और कहती है कि आज गैरबर ने दयालु व्यवहार किया है। एलेक्स हैरान होता है और कहता है कि अगर ये दयालु था तो उसका नॉर्मल व्यवहार कैसा होता है। फिर वॉल्टर एलेक्स को गेस्ट रूम तक ले जाता है। दूसरी तरफ सभी मेड एलिस के चारों तरफ घूमकर उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सैरॉन की तरह। एक मेड दुखी होती है कि वो सैरॉन के मरने के बाद जब एलिस को रिश्तेदार ले गए थे तब वो कुछ नहीं कर पाई थी। वो माफी मांगती और एलिस उसे थैंक यू कहती है। फिर एलिस को उसके पुराने रूम ले जाया जाता है जहां वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। तभी गैरबर अपने रूम से बाहर आ जाती है। एलिस को देखकर उसे सैरॉन बुला देती है। वो भी गलती से मेड करेक्ट करती है कि ये सैरॉन की बेटी है। सैरॉन नहीं मैम। गैरबर कहती है कि एलिस का काला ड्रेस सैरॉन जैसा लगता है और वहां से चली जाती है सॉरी बोल के। मेड एलिस को बताती है कि सैरॉन और गैरबर बहुत क्लोज और खुश मिजाज थे, पर सैरॉन के जाने के बाद से ही गैरबर का स्वभाव बदल गया। एलिस अपनी माँ के बारे में सोच कर रही होती है कि तभी एलिस उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि क्या सर्वेंट ने उसे परेशान तो नहीं किया, लेकिन एलिस कहती है कि सभी बहुत फ्रेंडली हैं। फिर वो एलिस से पूछती है कि मीटिंग कैसी गई, तो एलिस कहता है कि सिर्फ थोड़ी देर बात हुई और गैरबर अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, कल ज्यादा बात होगी। एलिस खुश होती है कि कम से कम उसने अपनी माँ से नॉर्मल तरीके से बात तो की। एलेक्स कहता है कि हम दोनों बहुत थोड़े समय के लिए अलग थे, लेकिन मुझसे तुम्हारे बिना रह ही नहीं जा रहा था और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। एलिस कहती है कि उसने भी सेम ऐसा ही महसूस किया। एलिस अपने मन में स्वीकार करते हैं कि एलिस कितनी प्यारी है और हर पल उसका प्यार और गहरा होता जा रहा है, लेकिन वो तुरंत अलग हो जाता है और कहता है कि उसका मेंटल बैलेंस ज्यादा देर तक संभल नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। वो एलिस को बताता है कि अब वो सो जाए क्योंकि कल वियोला उसे उस जगह ले जाने वाली है जहां उसे पर श्राप लगा था। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और एलेक्स चला जाता है। अगली सुबह वियोला एलेक्स से पूछते हैं कि कितने समय बाद वापस आकर कैसा लग रहा है और क्या उसे कुछ याद आया। एलेक्स कहता है कि उसे बस कुछ टुकड़े याद हैं। फिर दोनों एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र एक सर्वेंट ने किया था। एलेक्स उसे देखकर पहचान जाता है और उसे याद आता है कि तब बसंत का मौसम था। वो एलिस के लिए 4 लीफ क्लॉवर ढूंढ रहा था। तभी अचानक से धुआं उठा और किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे श्रापित कर दिया एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसमें कभी प्यार नहीं होगा। वियोला कहती है कि रॉब ने बताया था कि एलिस को एलेक्स याद नहीं थी। वो पूछती है कि ऐसा क्यों था, जबकि उसे तो बचपन से एलेक्स पसंद थी। एलेक्स बताता है कि जब उस पर श्राप लगा उसके बाद वो एलिस को देख ही नहीं पाया, इसलिए उसने उससे जुड़ा हुआ हर एहसास अपने दिल से मिटा दिया। वियोला कहती है कि अच्छा हुआ अब वो एलिस से दोबारा मिल पाया है और एलेक्स इस बात से सहमत होता है। फिर दोनों गैरबर से मिलते हैं। एलेक्स उसे ग्रीट करता है, लेकिन गैरबर जवाब देने के बजाय वियोला से कहती है कि उसे एलेक्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक है। साथ ही वो वियोला के कपड़ों को भी डिसग्रेसफुल बताकर क्रिटिसाइज करती है। आखिर में वो एलेक्स की तरफ देखकर कहती है कि डिनर के वक्त बात करेंगे। डिनर टेबल पर एलेक्स सभी लोगों के साथ बैठा है, लेकिन सबसे दूर वाले कोने वाली सीट पर। जैसे ही वो खाना शुरू करता है गैरबर बात करना शुरू कर देती है। वो याद दिलाती है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि एलेक्स या वॉल्टर में से कौन फैमिली का वारिस बनेगा। वो कहती है कि अगर बसंत तक एलेक्स का श्राप नहीं टूटा तो वो वॉल्टर को ही अगला वारिस बना देगी। एलेक्स कहता है कि उसे सब समझ आ गया है। गैरबर कहती है कि खाना खत्म करने के बाद वो जा सकता है।
एलेक्स कहता है कि उसके पास कुछ कहने को है। जब गैरबर पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि ये बात एलिस से जुड़ी है। गैरबर कहती है कि उसने एलिस को देखा है और वो बिल्कुल अपनी माँ सैरॉन की तरह सुंदर है। एलेक्स एक्साइटेड होकर कहता है कि हाँ। गैरबर कहती है कि सैरॉन एक बहुत अच्छी और हमेशा मुस्कुराने वाली औरत थी जिसे वो आज भी याद करती है, लेकिन कहती है कि एलिस का नेचर सैरॉन से अलग है। एलेक्स उसका बचाव करता और कहता है कि एलिस थोड़ी रिजर्व है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसमें टैलेंट है, उसकी छोटी छोटी आदतें बहुत क्यूट है, वो परफेक्ट है। गैरबर गैस करते है कि एलिस उसे पसंद करता है। एलिस इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि इसलिए वो गैरबर का अप्रूवल चाहता है उससे शादी करने के लिए। वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, लेकिन गैरबर उसे काट देती है और कहती है कि क्या वो मजाक कर रहा है। वो याद दिलाती है कि एलेक्स अभी भी एक संभावित वारिस है और उसे ऐसे बेकार बातें छोड़कर सिर्फ अपने शराब तोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। वो जोर देती है कि एक एरिस्टोक्रेट होने के नाते एलेक्स किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, खासकर एक लोली मेड से तो बिल्कुल भी नहीं। तब एलेक्स अचानक खड़ा हो जाता है और सख्ती से कहता है कि वो पूरी तरह सीरियस है। वो गैरबर पर आरोप लगाता है कि उसने उसे विला में बंद करके रखा, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की और अब उसके इमोशन को भी जंजीर में बांध रही है। उसे ये भी मंजूर नहीं है कि वो एलिस से प्यार करे। एलेक्स कहता है कि एलिस ने कभी उसके शराब को लेकर अलग व्यवहार नहीं किया, हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे ट्रीट किया। अगर एलिस नहीं होती तो शायद एलेक्स अब तक मर चुका होता। एलेक्स कहता है कि गैरबर को सिर्फ फैमिली और वारिस की चिंता है, इसके चलते उसने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो घोषणा करता है कि वो एलिस से ही शादी करेगा। ये सुनकर व्यूला और वॉल्टर हैरान रह जाते हैं और एलेक्स अपनी बात खत्म करता है और कहता है कि वॉल्टर, व्यूला और वो उसके बच्चे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं, और वहां से चला जाता है। व्यूला और वॉल्टर उसके पीछे भागकर उससे मिलते हैं। एक सर्वेंट उनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन गैरबर उसे रोक देती है। गैरबर हैरान होती है कि जो लड़का कभी इतना शांत और सीधा था, आज उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उसे समझ आता है कि एलेक्स अब सच में बड़ा हो गया है। बाहर आकर एलेक्स कहता है कि काश वो ये बात अपनी माँ से थोड़े बेटर तरीके से कह पाता, लेकिन व्योला कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। जब एलिस आती है तो वो एलेक्स से पूछती है कि सब ठीक तो था ना, तो एलेक्स कहता है कि उसे बस डिनर पसंद नहीं आया। एलेक्स कहती है कि चलो वापस चलते हैं और एलेक्स सहमत होता है। रॉब को गेम खेलते वक्त पता चलता है कि एलेक्स को क्यों बुलाया गया था। अपने कार्ड खत्म करने के बाद वो आराम करने चला जाता है। एलेक्स उसका शुक्रिया अदा करता है घर का ध्यान रखने के लिए। फिर एलेक्स से पूछती है कि अब वो क्या करना चाहता है और कहती है कि अगर सिर्फ दोनों होंगे तो कार्ड खेलने में मजा नहीं आएगा। जब एलेक्स थोड़ा नॉटी बिहेव करने लगती है तो एलेक्स तुरंत मान जाता है कि चलो कार्ड खेलते, कुछ और नहीं करते। गेम खेलते वक्त एलेक्स से कहता है कि उसने अपनी माँ से उनके रिश्ते के बारे में बात की और कहता है कि वो एलिस से प्यार करता है। जब एलिस पूछती है कि उसकी माँ ने क्या कहा तो एलेक्स कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं बोला। फिर कहता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, ये बात उसे कभी ना कभी कहनी ही पड़ती, क्योंकि जाति हो या स्टेटस उसके लिए एलेक्स ही सब कुछ है और सबसे ऊपर है। गेम एलेक्स जीतता है, लेकिन वो जीत स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि एलिस ने उसे प्यार करना सिखाया, इसलिए वो वादा करता है कि अपना प्यार हमेशा उसी को वो देगा। आखिर में एलेक्स टेबल पर सो जाता है और एलिस उसे कंबल उड़ा देती है। फिर वो धीरे से कहती है, वो भी पहली बार, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ एलेक्स। और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ खत्म होता है। इस एनीमे के 2 सीजन और हैं, पर मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो में भी अच्छे व्यूज नहीं आने वाले, तो मैं इस एनीमे को यहाँ ही ड्रॉप करता हूँ और किसी और एनीमे का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।